मैं उन किताबों और प्रसंगों को कभी नहीं भूल पाता हूँ जिनको पढ़ते हुए मैं रोया हूँ। और एक दिन मेरी पत्नी की मेरे रोने की आवाज़ से नींद खुली। मैं अमीश की लिखी हुई शिवा ट्रिलॉजी पढ़ रहा था और सती जूझ रही हैं, घाव खा रही। मेरे ऐसे टप 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 आंसू रुलाई न रुके। घर जैसी बातों के आज के एपिसोड में ऐसी कहानियाँ, गाने, संगीत, फिल्म्स और बहुत सारी चीज़ें। नाटक बिल्कुल। रोज एक ऐसी चीज करो जिससे तुम्हें डर लगता है, अपने डर से पार पाओ। दूसरों के दिल के साथ लापरवाही मत बरतो और ऐसे लोगों के साथ भी ना रहो जो निहायत ही लंपट किस्म के हैं दूसरों की भावनाओं के प्रति। एक और कहानी है जिसमें एक ऐसा गांव है जहां हर कोई हर किसी के घर चोरी करता है। ओके। तो जब रात हो जाती है तो सब दबे पांव बाहर निकलते हैं और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो दूसरे के घर से ले आते हैं। कोई दिन आप सुबह सो के उठते हो ना, खिन्न सा होता है, नींद ठीक नहीं हुई, उठते ही कुछ देख लिया। नॉट सो सीक्रेट फार्मूला है कि पंडित भीमसेन जोशी को लगा दो। वो जब भैरवी में उन्होंने गाया है, जब वो ऐसे बुरा हाल छोड़ दुनिया के मजे सब बैठ कर एकांत में, तो लगता है तेरे की ऐसी तैसी कराए सब जाए हैं। जब तक चाम है, चाम में सांस है, मौत से जिएंगे। दूसरी तरफ है वो किताब जिसे मैं जब जिंदगी में रो रही होती हूँ तब पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो किताब मुझे बहुत सुकून और मंद मुस्कुराहट देती है। विनोद कुमार शुक्ल की दीवार में एक खिड़की रहती है नाम की किताब है। हमारी पीढ़ी के अकेलेपन, एकांत, अवसाद, उम्मीद और उल्लास को सोनू निगम जी ने आवाज दी। जब मैं एक बहुत नए दौर से गुजर रही थी, नई नई माँ बनी थी और समझ रही थी कि इसको कैसे करना है, मैं लुटेरा के गाने सुनती थी और लूप पर सुनती थी और वो एल्बम मेरे लिए बहुत खास है। तुम मेरे हो कौन कनू मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, ये कनू तेरा कौन है, बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनू तेरा कौन है दी, बोलती क्यों नहीं। एक लाइफ टाइम काफ़ी नहीं है, 100 लाइफ टाइम्स काफ़ी नहीं है, और एक घर जैसी बातों का एपिसोड तो बिल्कुल कतई काफ़ी नहीं है। प्रेजेंटेड बाय अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट, को पावर्ड बाय टाटा कॉपर प्लस एंड पंजाब नेशनल बैंक। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। एक गांव था जहां हर चीज पर पाबंदी लगाई गई थी, सब कुछ करना मना था सिवाय एक चीज के। वो एक चीज जिस पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी वो थी टिप कैट नाम का खेल। गांव की सारी प्रजा गांव के पीछे एक खुले मैदान में इकट्ठी हो जाती और सुबह सवेरे से टिप कैट खेलती। ये जो पाबंदी वाले नियम थे वो एक एक करके इंट्रोड्यूस हुए थे और हमेशा एक अच्छे कारण के साथ, देश हित में। तो कभी किसी ने आपत्ति नहीं दिखाई, सारे नियमों को स्वीकार लिया और हर चीज़ मना हो गई। एक दिन सत्ताधीशों को लगा क्या ज़रूरत है इन पाबंदियों की, तो उन्होंने दूत भेजे। दूत गांव के पीछे मैदान पर आए और प्रजा से कहने लगे, सुनिए सुनिए, हर चीज़ पर लगाई गई पाबंदी अब हटा दी गई है, अब आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रजा ने कहा अच्छी बात है और वो फिर टिप कैट खेलने लगे। दूतों को लगा कि शायद बात सुनी नहीं, तो उन्होंने फिर से और ठीक से कहा, आप समझ रहे हैं, ये जो सारी पाबंदियां थी अब हट चुकी है, अब आप वो सब कर सकते हैं जो पहले कर सकते थे। प्रजा ने बात अनसुनी कर दी और फिर से टिप कैट खेलने लगे। दूतों ने जाकर सत्ताधीशों को ये बात बताई तो सत्ताधीशों ने कहा, अच्छा बस इतनी सी बात, ये तो आसान है, चलो टिप कैट पर ही पाबंदी लगा देते हैं। लेकिन उसके बाद बगावत हुई और खून खराबा भी। जब दंगे खत्म हुए तो प्रजा फिर से टिप कैट खेलने लगी। ये कहानी है नंबर्स इन द डार्क नाम की किताब में मेकिंग डू नाम से इटालो कैलोविनो ने लिखी हुई। मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगती है। यही नहीं, इसकी और भी कई कहानियाँ हैं जो पॉलिटिकली बहुत रेलेवेंट है, बहुत कंटेम्प्रेरी है, लेकिन बहुत साल पहले लिखी गई है।
मैं बार बार इन कहानियों को पढ़ती हूँ, इस किताब की तरफ जाती हूँ। आज ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे घर जैसी बातों के आज के एपिसोड में। ऐसी कहानियाँ, गाने, संगीत, फिल्म्स और बहुत सारी चीज़ें, नाटक बिल्कुल, जो कला इस डिपार्टमेंट में आती हैं, जिनमें हमें सुकून मिला है, जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है और जिनके पास हम बार बार जाते हैं, कभी इंस्पायर होने के लिए तो कभी सिर्फ कंफर्ट होने के लिए। Same pinch. Tata Copper Plus with the goodness of copper. कितनी ही कहानियाँ हैं जिनके साथ हम हंसे और रोए हैं। मसलन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, ये हिंदी की पहली प्रौढ़ मुकम्मल कहानी मानी जाती है और उसके बाद से कुछ शब्दों के अर्थ हमेशा के लिए बदल गए। पंजाबी का एक शब्द होता है कुड़माई, यानी कि सगाई। जिस तरीके से गुलेरी जी अमृतसर शहर में आपको बाँह पकड़ के दाखिल करवाते हैं और फिर एक बच्चा एक बच्ची से पूछता है दही की दुकान के बाहर, तेरी कुड़माई हो गई, और वो बोलती है धत। ऐसे ये एक मासूम सा कैनवस पर स्ट्रोक लगता है ना, लाल गुलाबी मोहब्बत की रंगत का, और आखिरी में जब वो एक बड़ी शहादत देता है। इतनी अद्भुत कहानी है। हम आज घर जैसी बातों में आर्ट फॉर्म्स की बात करने वाले हैं। कितनी ही कहानियां हैं जिनको पढ़ते हुए आज भी मेरी आंखें छलछला उठती हैं। हमने पहले भी जिक्र किया है जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी का, या प्रेमचंद की एक कहानी है। आज मैं प्रिंट आउट लेके बैठा हूँ, कफन। इसे प्रेमचंद की सबसे मुकम्मल, सबसे प्रौढ़, सबसे अद्भुत कहानी कहा जाता है। और ये दो लोगों की कहानी है जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हैं, घीसू और माधव, बाप बेटे, दलित बस्ती में। भीतर बेटे की बहू प्रसव वेदना से तड़प रही है और बाहर ये दोनों गरम गरम आलू खाए जा रहे हैं। कोई उठ के भीतर जाने को राज़ी नहीं कि कहीं दूसरा ना खा ले। फिर वो गुज़र जाती है और उसके बाद क्या होता है इन सब के बारे में कहानी में बताया गया है। और इसमें कबीर की वो पंक्ति भी है, ठगनी क्यों नैना झमकावे। अद्भुत कहानी है। इसको मैं आज भी पढ़ता हूँ ना। जैसे ये देखिए, ये पंक्ति है, सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों ज़ोर ज़ोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर ना था। कफन की और लकड़ी की फ़िक्र करनी थी। और जब ये फ़िक्र होती है और उन्हें मिल जाता है तो क्या कहते हैं, देखिए। बाज़ार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाज़ार में इधर उधर घूमते रहे और फिर शराब की एक दुकान पे चले गए। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। ये इतनी झकझोर देने वाली कहानी है ना। जैसे UR अनंत मूर्ति का एक नॉवेला है संस्कार, उसमें भी चूँकि लाश का जिक्र है। मैंने हिंदी साहित्य में मास्टर्स की पढ़ाई की है, उसके पहले ग्रेजुएशन तक साइंसेस पढ़ी है। कहानियों ने मुझे घर बख्शा है। निर्मल वर्मा की जब पहली कहानी पढ़ी, परिंदे,
और उसमें लतिका के इंतज़ार को पढ़ा, मकरील एक कहानी पढ़ी, और वो आओ आओ की ध्वनि, और प्रेमचंद की, प्रसाद की, इन सब की कहानियाँ तो हैं ही। ये इतनी अद्भुत दुनिया है, मतलब या तो मैं माँ या दादा के ज़िक्र पे आंसू आते हैं, या इन कहानियों को पढ़ते हुए आते हैं। मैंने मेरी मराठी के पाठ्यपुस्तक में जो सिलेबस में होता है, एक कहानी पढ़ी थी। अगर 2003 के आसपास किसी ने 10वीं पास की हो तो आप सब ने ये कहानी पढ़ी होगी, एसएससी इंग्लिश मीडियम में। अगर आपको इसके लेखक के बारे में पता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। ये कहानी मैं सालों से ढूंढ रही हूँ, अब वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो मैं उसे ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ। कलिंगड़ यानी तरबूज। इस कहानी का नाम था, मराठी में थी कहानी, सीधी सी सिंपल सी कहानी थी। मुझे याद है मैंने बचपन में पढ़ी, और एक चीज़ आपके साथ रह जाती है ना, वैसी ये कहानी थी। मुझे मेरे कॉन्शियस माइंड में ये सबसे पहली चीज़ याद है जो मैंने पढ़ी और मुझे कुछ छू गई। कहानी थी एक कपल की जिनका कोई बच्चा नहीं है, और वो एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो एक अनाथ आश्रम जाते हैं और वहाँ एक छोटी सी बच्ची उन्हें मिलती है। उस माँ को उस बच्ची को देखकर कुछ लगता है, कुछ उसके मन में एक ख्याल आता है कि शायद यही मेरी बेटी है, और वो उसे घर ले आता है सारा पेपर वर्क करके। वो चाहता है छोटा बच्चा लाना, लेकिन ये बच्ची थोड़ी बड़ी होती है, 7-8 साल की होती है, पर कुछ उन्हें उसमें स्पेशल बात लगती है तो वो उसे घर ले आते हैं। और वो बच्ची बहुत ही वेल बिहेव्ड और बहुत ही सयानी सी होती है। सुबह जल्दी उठ लेती है, अपने कपड़े खुद पहन लेती है। तो माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा होता कि माँ बाप कैसे बना जाए, क्योंकि उनका भी पहला अनुभव है, उन्होंने बचपन से किसी को बड़ा किया नहीं है। तो अब अचानक ये 8 साल की बच्ची आ गई और दोनों को एक दूसरे के साथ क्या किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन कनेक्शन भी नहीं है। और ऐसे दिन बढ़ते चले जाते हैं, धीरे धीरे बच्ची थोड़ी बड़ी भी हो रही है, लेकिन माँ को अभी तक उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं मिला है। एक दिन माँ और बेटी दोनों बाज़ार जाती हैं, और समर सीज़न है तो बाज़ार में कलिंगड़ यानी तरबूज आ गए हैं। तरबूज को देखकर अचानक बेटी कहती है कि मुझे तरबूज बहुत अच्छे लगते हैं माँ, मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं तरबूज के अंदर एक घर बनाऊँ और उसी में जाके रहूँ। कितना अच्छा होगा ना, चारों तरफ तरबूज की दीवारें होंगी, ठंडा ठंडा होगा, मीठा होगा, कितना मज़ा आएगा। और उसी क्षण माँ को ये याद आता है कि जब वो बच्ची थी तो उसे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था तरबूज खाते हुए, कि काश तरबूज के अंदर मेरा घर होता। और उस पल में उनका वो बॉन्ड बन जाता है जो आज तक नहीं बन पाया था। और उस कहानी में कोई बहुत बड़ा ड्रामा नहीं होता, बस जाते हुए माँ बेटी अपने अपने ख्यालों में होती हैं और धीरे से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है। बस यहाँ कहानी ख़त्म होती है। मुझे ये कहानी इतनी अच्छी लगी थी। मुझे नहीं पता ये किसने लिखी है, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। पर ये कहानी मुझे याद है। एक और कहानी है जो मैंने शुरुआत में कहानी बताई, मेकिंग डू नाम की, टिप कैट। ये बहुत अद्भुत किताब है, बहुत अद्भुत किताब है। उस पर एक और कहानी है जिसमें एक ऐसा गांव है जहां हर कोई हर किसी के घर चोरी करता है। ओके। तो जब रात हो जाती है तो सब दबे पाँव बाहर निकलते हैं, और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो दूसरे के घर से ले आते हैं। पर क्योंकि ये सब करते हैं, ये एक चलन है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आज जैसे मेरे घर पे आटा ख़त्म हो गया तो मैंने किसी और के घर से उठा लिया, मैं वापस लौट कर आई तो मेरे चावल कोई ले जा चुका था, तो मैंने आटा खा लिया, उसने चावल खा लिया। ऐसा चलते रहता है। उस गांव में एक दिन एक इंसान सोचता है कि ये बुरा है, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए, जो खुद मिला हो, जो खुद कमाया हो, उतना ही हमें खाना चाहिए। और वो इस चीज़ को करना बंद कर देता है, और क्योंकि ये कड़ी टूटती है सारा गांव कोलैप्स हो जाता है। ये कहानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। ऑर्डर इन अनाकी। यस, तो बहुत ही कमाल की कहानी है उस किताब में। एक असॉर्टेड कंपाइलेशन है इटालो कैल्विनो की कहानियों का। नंबर्स इन द डार्क
किताब का नाम है, मैं फिर से बता दूं, इसका अनुवाद है या नहीं मुझे नहीं पता, ये कहानी इंग्लिश में हाँ, है, मैंने भी अंग्रेजी में ही। एक्चुअली ये स्पेनिश में है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। उससे ये भी ख्याल आया कि हम अलग अलग कला क्षेत्रों में सुकून पाते हैं या अपनी तकलीफ़ के प्रतिबिंब पाते हैं और रिलेट कर पाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हम जैसा महसूस कर पा रहे हैं इसने कह दिया। कई दफ़ा ऐसा होता है, ख़ास तौर पे जब आप कोई गज़ल पढ़ते हैं, कोई शेर सुनते हैं या किसी कविता को पढ़ते हैं, और कहानियों में ऐसा होता है कि आप अगर उस दुनिया में दाखिल हो गए तो आपको लगता है आप तो वहीं कहीं, जैसे हैरी पॉटर पढ़ते हुए। बिल्कुल, मुझे बहुत कमाल की लगती है वो पूरी सीरीज़। मैंने पिछले दिनों ही, कुछ हफ्तों पहले ही पूरी 7 किताबें रिवाइज़ की हैं, और ख़त्म होने के बाद जो एक सन्नाटा सा आता है। हाँ, मैं चाहती थी मेरा बेटा हैरी पॉटर उतनी ही प्रेम से पढ़े जितनी प्रेम से वो मैंने पढ़ी है। तो मैंने मतलब मुझे पता नहीं था ये वर्क करेगा या नहीं, पर मैंने एक तरकीब सोची। वो जब 8 साल का हुआ तो मैंने उसे पहली किताब दी, सिर्फ एक, पूरी किताब की सेट, पूरा सेट नहीं। तो पहली किताब पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसे इंटरेस्ट है, रुचि है। तो 9वें बर्थडे पर अगले साल मैंने उसे दूसरी किताब दी, और फिर तीसरी किताब, चौथी किताब, ऐसे करते करते मैंने उसे आखिरी बर्थडे पर, अभी जो 12 साल वाला बर्थडे था, बाकी की बची हुई सारी किताबें दे दी। बिकॉज अब वो, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो बिल्कुल उतने ही प्यार से उसे पढ़ता है। तो आखिरी किताब जब उसने पढ़ी और सीरीज़ ख़त्म हुई तो वो बिल्कुल भरी हुई आँखों से मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि किताब तो ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूँगा। और वो कलिंगड़ की तरह मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे एग्जैक्टली ऐसा लगा था हैरी पॉटर की आखिरी किताब पढ़ने के बाद कि बस अब हो गया, अब मैं मेरी लाइफ का क्या करूँगी, अब मेरे पास हैरी पॉटर ही नहीं है पढ़ने को। तो हैरी पॉटर मेरे और मेरे बेटे दोनों ही के लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। और जब डंबलडोर मरते हैं, डंबलडोर जिस किताब में मरते हैं, हाफ ब्लड प्रिंस जी, 6वीं किताब, 6th बुक, हाफ ब्लड प्रिंस, वो किताब इतनी इमोशनली हैवी है। बिकॉज एक तो आपने पहली 4-5 किताबें स्नेप से जो है बिल्कुल शिद्दत से नफ़रत की है, और फिर 6th बुक उस किरदार को पूरी तरह से घुमा देती हैं। और आपको, मेरे लिए जब मैंने वो किताब पढ़ी तो एक नया दालन खुला। मुझे ऐसा लगा कि वो हर इंसान जिससे मैंने आज तक, नफ़रत तो खैर बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन नापसंद किया, जिससे मैंने नापसंद किया हो, जिससे मैंने प्यार ना किया हो, या मुझे पसंद नहीं है बात करना उनसे, ऐसा लगता हो, उनकी भी तो कोई कहानी होगी, उनकी भी तो बैक स्टोरी होगी। और मेरे लिए उस उम्र में इस बात को समझना उस किताब के ज़रिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। एक छोटे बच्चे को, एडोलेसेंट बच्चे को इस बात के बारे में, इस बात से वाकिफ़ होना कि हर किसी की अपनी कहानी होती है, हर कोई कहीं से आता है और हर कोई प्यार चाहता है, हर कोई अपनापन चाहता है, हर कोई इज़्ज़त चाहता है, और जब वो उसे नहीं मिलती तो वो कैसे रिएक्ट करता है, ये हर अलग अलग इंसान पर डिपेंड करता है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इतना गुस्सा पर्याप्त गुस्सा है, इतनी चिढ़ ठीक चिढ़ है, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। अगर कोई विलन बनता है तो वो इसलिए भी बनता है कि उसे कुछ नहीं मिला हो। अब उसने गुस्सा एक्सट्रीम कर दिया अपना, तो ये आपका डिसीजन नहीं हो सकता कि ऐसा कैसे कर सकते हो। मुझे इसीलिए, मैं इन दिनों एक ललन टॉप से तरह कंसेप्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें जस्टिस का आइडिया जो है वो बड़ा कोर आइडिया है कि हम सब इस पर यकीन करते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, हमें जस्टिस मिलेगा। और जस्टिस में क्या है, सबसे पहले प्यार का प्रॉमिस है कि हम इस दुनिया में आए हैं
तो हमें प्यार मिलेगा। और फिर उसमें जो गतिरोध आते हैं जाति के, धर्म के, या आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे प्यार नहीं करता है, और फिर कहानी आगे बढ़ती है। जी। और हमें क्या क्या लगने लगता है कि ये तो हमें मिलना ही चाहिए, ये तो हमारा हक है। उसी जस्टिस के कंसेप्ट के तहत, वो हो या ना हो, पर आपकी प्रतीति। आप जब ये हैरी पॉटर के बारे में बता रही थी, छोटे में मैं रो देता था जल्दी। मेरे टीचर ने डांटा, कुछ हुआ तो मैं ऐसे, मेरे आंसू टप टप गिरते थे, और मुझे उन लड़कों से बड़ा रश्क होता था। और मैं तब अपनी उस समझ में उन लड़कों को बड़ा मजबूत मानता था जो टीचर से पिटने के बाद भी, डांट खाने के बाद भी रोते नहीं थे। तो मुझे लगता है यार ये कितना सही है, इसको इतने थप्पड़ पड़े एक आंसू नहीं गिरा, शिकन तक नहीं आई चेहरे पे, और मेरे से टप टप आंसू गिरते थे। अब उल्टा हो गया है, एंड आई डू नॉट सेलिब्रेट दिस। मेरी दोस्त हैं प्रतीक्षा, उन्होंने इसके बारे में लिखा भी है कि, और भी कई लोगों ने, कि कितना ज़रूरी है अगर कभी रुलाई छूट रही है तो रोना, आंसू भीतर नहीं सुखाने हैं। लेकिन मैं उन किताबों और प्रसंगों को कभी नहीं भूल पाता हूँ जिनको पढ़ते हुए मैं रोया हूँ। हम उन दिनों लुधियाना में रहते थे, मैं एक अखबार में नौकरी करता था, और एक दिन मेरी पत्नी की मेरे रोने से नींद खुली, मेरे रोने की आवाज़ से नींद खुली। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैं अमीश की लिखी हुई शिवा ट्रिलॉजी पढ़ रहा था, और तीसरी किताब और सती जूझ रही हैं, घाव खा रही, मेरे ऐसे टप 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 आंसू, रुलाई ना रुके। मतलब वो एकदम कल्मिनेशन था ना, वो बड़े नए किस्म की राइटिंग थी जी। बहुत अद्भुत था, और बहुत किताबों में मैंने ये महसूस किया। मुझे कलाओं ने सबसे पहले और सबसे आखिरी तक अपनी वल्नरेबिलिटीज़, जिसको कहा जाता है, कथित तौर पे जिनको कमज़ोरी कहा जाता है, उनको नए सिरे से स्वीकारना सिखाया। इट्स ओके इफ़ यू फील जेलस एट टाइम्स। लॉन्ग रन में इट्स नॉट अ गुड इमोशन, बट दिस इज़ ऑल्सो अ इमोशन विद इन अस। किसी के प्रति ईर्ष्या अगर आप थोड़ी देर के लिए महसूस कर रहे हैं, या किसी के प्रति बहुत प्रेम महसूस कर रहे हैं, लालच आ रहा है किसी चीज़ को लेके, सामने क्रंची सी टिक्की रखी, लालच आ रहा है, तो हर बार अपने आप को समझदारी के कोड़े मार के संभाल नहीं लेना है। अगर रुलाई छूट रही है तो रो दो, क्योंकि वो भी शरीर का अपना तरीका है भीतर की एंजाइटी को व्यक्त करने का। सो आई रियली एडमायर दोज पीपल हु कैन क्राई, और मैं उन सब किताबों का इतना शुक्रगुजार हूँ। गुनाहों का देवता, हिंदी के आलोचक उसे गलदश्रु भावुकता कहते हैं, बहुत ही कोरी सी भावुकता, किशोर वय की किताब। कुछ महीनों पहले मैंने ये बुक रेकमेंड की थी, बहुत लोगों ने पढ़ी, और बहुत लोगों के इतने भावुकता से भरे हुए मेल और संदेश आए। जब वो गुजरती है ना सुधा, तो उसके साथ आप गुजर जाते हो। और जैसे उसकी सूती साड़ी में जब वो आखिरी दफ़ा नान खटाई लेके आई थी, उसके निशान छूट गए थे, वैसे आपके मन के सूत पे निशान छूट जाते हैं। एंड आर्ट इन इट सेल्फ इज सो प्योर। मैं जब पंडित भीमसेन जोशी को सुनता हूँ, कुमार गंधर्व को सुनता हूँ, मुझे ऐसी रुलाई छूटती है कई बार। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आंख से आंसू ना गिरे। अभी इतना अद्भुत है उनको गाते हुए सुनना। JNU में प्रोफेसर थे तुलसी राम जी, प्रोफेसर तुलसी राम, उनकी आत्मकथा है 2 खंड में, मुर्दहिया। इस देश में दलितों पे क्या बीती है, इस पर बहुत लोगों ने विस्तार से लिखा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जूठन लिखा है, शिवराज सिंह बेचैन जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उन्होंने लिखा है। मराठी में बहुत साहित्य लिखा गया, कारमाशी समेत कितना ही लिखा गया है। और मुर्दहिया जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी सबको आपने दूर से देखा, प्रोफेसर तुलसी राम से हम लोग मिलते थे, कितना बीता, और आदमी जूझ रहा है। अजय नावरिया एक हिंदी के विद्वान, उन्होंने उधर के लोग लिखा, वो बहुत आँख खोल देने वाला होता है। और हमारे सारे
प्रिविलेजेस, हमारे सारे बायसेस की तरफ ध्यान दिलाता है। और इसलिए चूँकि ये हमें ज़्यादा तैयार करती हैं दुनिया के लिए, तो इसलिए हमें घर जैसी लगती हैं, क्योंकि हम घर जाके तैयार भी होते हैं ना, ताज़ा दम भी होते हैं, सुकून भी पाते हैं। एक तरफ है वो सारी किताबें जिन्होंने मुझे रुलाया, भावुक किया, और दूसरी तरफ है वो किताब जिसे मैं जब ज़िंदगी में रो रही होती हूँ तब पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो किताब मुझे बहुत सुकून और एक मंद मुस्कुराहट देती है। ऐसी ज़ोर से वाली हंसी नहीं, पर उस किताब को पढ़ते हुए मैं कभी मुस्कुराना बंद नहीं कर पाती। विनोद कुमार शुक्ल की दीवार में एक खिड़की रहती है नाम की किताब है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है और को एक्टर है घनश्याम लालसा, जिन्होंने वो किताब मुझे पहली बार दी। हिंदी मेरी पहली भाषा, दूसरी, तीसरी भाषा भी नहीं है। हिंदी मैं काम की वजह से बोलना सीखी और फिर धीरे धीरे हिंदी में कुछ मैंने पढ़ा। अब भी मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, पढ़ रही हूँ धीरे धीरे। अंग्रेज़ी और मराठी में मैंने काफ़ी हद तक पढ़ा है। तीसरी भाषा आप गुजराती को गिनती हैं? जी, तो अब हिंदी चौथी गुजराती भाषा। हिंदी लगभग तीसरी भाषाओं में आती है। कुछ मैंने गुजराती में बहुत कुछ पढ़ा है, हिंदी में कम। तो मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए ये मैंने घनश्याम से पूछा। उन्होंने मुझे अपनी बहुत सारी किताबों में से यूँ बस उंगली घुमाकर ये ट्राई करो से एक किताब दी, और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। और हाँ, मैं उस किताब के बारे में 3 घंटे बात कर सकती हूँ, ज़्यादा भी शायद, तो नहीं करूँगी। उसमें से एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। उस पूरी किताब में अगर आपने पढ़ी ना हो तो कोई प्लॉट नहीं है, कोई घटनाक्रम नहीं है। पहले ऐसे होता है, फिर वो होता है, और फिर जाके सब कुछ नहीं है। रोज़ एक दिन शुरू होता है और फिर वो दिन ख़त्म होता है, और उस दिन में छोटी छोटी चीज़ें जैसे हमारी लाइफ में होती रहती है वैसी होती रहती है। पात्र है, उन पात्रों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानने लगते हो, आप उनसे प्यार करने लगते हो, और उन पात्रों की अपनी एक दुनिया है, और बस उसी के बारे में ये किताब है। तो उस किताब में रघुवर प्रसाद जो हमारे प्राध्यापक है और उनकी पत्नी सोनसी, दोनों ही बिस्तर में लेटे आपस में बातें कर रहे हैं। रात का समय है। सोनसी अपने मायके पहली बार जाने वाली हैं शादी के बाद, तो अब ये सारी बातें हो रही है कि याद आएगी नहीं आएगी। और फिर ये बात शुरू होती है कि क्या हम एक दूसरे को ख़त लिखेंगे। और फिर सोनसी कहती है कि हाँ मैं लिखूँगी, लेकिन मैं आपको कैसे, क्या कहकर पुकारूँ, संबोधन क्या लिखूँ, प्रिय या नाम या क्या लिखूँ। तो रघुवर प्रसाद भी सोचते हैं क्या लिखोगी। फिर सोनसी कहती है मेरी एक दोस्त है, मेरी सहेली, वो अपने पति को मालिक बुलाती है। तो रघुवर प्रसाद कहते नहीं, तुम मुझे मालिक मत बुलाना, मैं तुम्हारा मालिक नहीं। फिर वो सोचती है मैं क्या लिखूँगी, और सोचते सोचते उसकी थोड़ी सी आँख लग जाती है। रघुवर प्रसाद भी सो जाते हैं। अब सोनसी सोच रही है कि कैसे लिखे जाएंगे खत एक दूसरे को। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही है, बस ऐसी सी किताब है ये। और वो सोचती है कि जब रघुवर प्रसाद खत लिखेंगे तो जैसे वो जब पढ़ाते हैं तो वो ब्लैक बोर्ड पर दोनों हाथों से लिखते हैं, दाहिने हाथ से भी और बाएं हाथ से भी। तो क्या वो खत भी दोनों हाथों से लिखेंगे? और अगर उन्होंने वो खत दोनों हाथों से लिखा तो क्या इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगेगा कि मैं उनके आलिंगन में इसे पढ़ रही हूँ? ये ख्याल कितना सुंदर है। ये पढ़कर मैंने इसे कम से कम 300 बार और पढ़ा होगा। मैं बस यूँ किसी भी पन्ने पर इसको खोल लेती हूँ और पढ़ने लगती हूँ इस किताब को। इतनी अद्भुत किताब है। उनकी बहुत सारी छोटी कहानियाँ भी है और भी किताबें हैं। नौकर की कमीज़ है, बहुत सुंदर किताबें हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल को अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ उन्हें जल्दी पढ़िए। आजकल तो हिंदी की डिजिटल दुनिया में बहुत जिक्र है उनका जी। अभी उनको एक रॉयल्टी बड़ा अमाउंट मिला, तो बड़ा विमर्श भी चल रहा है। और जो हिंदी प्रदेश की एक खासियत है उखाड़ा पछाड़ी की, उस पर भी बात हो रही है। मैं इस तरह से मैंने विश्वावा शिम्बोष्का, एक पोलिश कवित्री हैं, उनको पढ़ते हुए महसूस किया। उनकी नोबल
उनको नोबेल पुरस्कार मिला जी। उसमें जो उन्होंने स्पीच दी है, ये एक हिंदी की बहुत सुंदर मैगज़ीन है सदा नीरा। तो सदा नीरा का एक पोलिश कविता विशेषांक आया था, तो इसमें उनकी जो स्पीच थी उसका अनुवाद है, उदय शंकर ने ये अनुवाद किया है। मैं उसके पहला और आखिरी पैरा पढ़ देता हूँ। मैं पूरी स्पीच ये बार बार पढ़ता हूँ, मुझे बहुत रास्ता दिखाती है। कवि और संसार, ये शीर्षक है। किसी भी भाषण में पहला वाक्य हमेशा सबसे कठिन होता है, ऐसा लोग कहते हैं। खैर, वो मेरे पीछे है वैसे भी। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वाक्य तीसरे, छठवें, 10वें और इसी तरह अंतिम पंक्ति तक उतने ही कठिन होंगे, क्योंकि मुझे कविता के बारे में बात करनी है। मैंने इस विषय पर बहुत कम कहा है, वास्तव में ना के बराबर, और मैंने जब भी कुछ कहा मुझे हमेशा ये संदेह रहा कि मैं इसमें बहुत अच्छी नहीं हूँ। इसलिए मेरा व्याख्यान छोटा होगा। छोटी खुराक में परोसी जाने वाली सभी त्रुटियों को सहन करना आसान होता है। समकालीन कवि संशयी और यहाँ तक कि शंकालु होते हैं, या शायद विशेष रूप से अपने बारे में। वे सार्वजनिक रूप से केवल अनिच्छा से कवि होने की बात स्वीकार करते हैं, जैसे उन्हें थोड़ी शर्म आ रही हो। लेकिन हमारे इस कोलाहलमय समय में अपने गुनाहों को स्वीकार करना बहुत आसान है, कम से कम अगर वे आकर्षक रूप से पैक किए गए हों। इस तरह से ये पूरी कविता चलती है, और फिर वो आखिरी में कहती हैं कि दुनिया जब हम इसकी विशालता और अपनी लाचारी से भयभीत होते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा, लोगों की, जानवरों की और यहाँ तक कि पौधों की पीड़ा के प्रति इसकी उदासीनता पर क्षुब्ध होते हैं। हम इतने आश्वस्त क्यों हैं कि पौधों को कोई दर्द नहीं होता? जो भी हो, हम सोच सकते हैं। ग्रहों से घिरे तारों की किरणों द्वारा बेधित इसके विस्तार के बारे में हमने अभी खोज शुरू की है। ग्रह पहले ही मृत हो चुके हैं। जो भी हो, हम सोच सकते हैं। अभी भी मृत पड़े हैं, हम बस नहीं जानते। इस नायाब रंगमंच के बारे में जहाँ के लिए हमारे टिकट आरक्षित हैं, लेकिन टिकट की उम्र हास्यास्पद रूप से कम है, क्योंकि ये 2 मनमानी तारीखों से बंधा है। जो भी हो, हम सोच सकते हैं। हम इस दुनिया के बारे में और जो कुछ भी सोच सकते हैं, ये अद्भुत है। लेकिन शब्द अद्भुत अपने आप में एक तार्किक जाल है। आखिरकार हम उन चीज़ों से चकित हैं जो कुछ प्रसिद्ध और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानदंडों से विचलित होती हैं, उस स्पष्टता से विचलित होती हैं जिसके हम आदी हो गए हैं। पते की बात यह है कि ऐसी कोई स्पष्ट दुनिया है ही नहीं। हमारा विस्मय आंतरिक है और वह किसी और चीज़ और तुलना पर निर्भर नहीं है। और आखिरी में वो कहती हैं, ऐसा लगता है कि कवियों के पास करने के लिए हमेशा बहुत कुछ होगा। और बीच में एक उन्होंने बड़ी ज़रूरी बात कही। कई वो तर्क देती हैं और फिर वो कहती हैं कि यही कारण है कि उस छोटे से वाक्यांश मैं नहीं जानता को मैं बहुत महत्व देती हूँ। ये छोटा है लेकिन शक्तिशाली पंखों पर उड़ता है। ये पद हमारे जीवन को उन क्षेत्रों तक विस्तारित करता है जिनमें से एक हमारे भीतर स्थित है और दूसरा बाहर, जहाँ हमारी छोटी पृथ्वी टंगी है। आई डू नॉट नो, दिस सच अ पावरफुल सेंटेंस। शिम्बोष्का की एक कविता है, मगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वो पढ़ दूँ। वो कविता मैं बहुत पढ़ता हूँ, आप लोग भी सुनिए। ये मैंने कई बरस पहले ललन टॉप पर पढ़ी थी। इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पोएम। और ये मेरी ज़िंदगी में हमारी अलगनी पे बहुत सारी पोटलियाँ टंगी होती हैं ना। एक पोटली अफसोस की होती है। अफसोस की पोटली धूसर लेकिन यकीनी सफ़ेद रंग की होती है। तो उसके भीतर जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी थोड़ी दिख भी रही होती हैं। जैसे आपके अफसोस टंगे हैं। मेरा एक अफसोस ये है कि मैं अपने कुछ बुज़ुर्गों से सदेह कभी नहीं मिल पाऊँगा। गैब्रियल गार्सिया मार्केज, विश्वावा शिम्बोष्का। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मुझे इनसे इनके बैठक खाने में, इनकी स्टडी में, इनके बागीचे में मिलने का मौका मिलता तो मैं क्या करता। देख के मेरी आंखों से आंसू झरने लगते, मैं इनके पाँव छू लेता या मैं इनको गले लगा लेता। कितना अद्भुत है कि सारे हमारे बुज़ुर्ग हैं। विनोद जी के पास भी बैठ के मैं एक बार उनसे मिला, 1-2 बार मिला हूँ। ऐसे ही महसूस किया है, ऐसे टप टप आंसू। बहरहाल कविता है ये।
विजय आलूवालिया जी ने इसका अनुवाद किया है। बीतती सदी में इसका शीर्षक है, कविता संग्रह का। सच्चा प्यार, क्या वो नॉर्मल है? क्या वो उपयोगी है? क्या इसमें पर्याप्त गंभीरता है? भला दुनिया के लिए वो दो व्यक्ति किस काम के जो अपनी ही दुनिया में खोए हुए हों, बिना किसी खास वजह के एक ही ज़मीन पर आ खड़े हुए हैं ये दोनों। किसी अदृश्य हाथ ने लाखों करोड़ों की भीड़ से उठाकर अगर इन्हें आसपास रख दिया तो ये महज एक अंधा इत्तेफाक था, लेकिन इन्हें भरोसा है कि इनके लिए यही नियत था। कोई पूछे कि किस पुण्य के फलस्वरूप? नहीं, न कोई पुण्य था, न कोई फल है। अगर प्यार एक रोशनी है तो इन्हें ही क्यों मिली, दूसरों को क्यों नहीं? चाहे कुदरत की ही सही। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये सभ्यता के आदर्शों को तहस नहस नहीं कर देंगे? अजी कर ही रहे हैं। देखो किस तरह खुश हैं दोनों। कम से कम छिपा ही लें अपनी खुशी, हो सके तो थोड़ी सी उदासी ओढ़ लें, अपने दोस्तों की खातिर ही सही। ज़रा इनकी बातें तो सुनो। हमारे लिए अपमान और उपहास के सिवा क्या है? और उनकी भाषा कितनी संदिग्ध स्पष्टता है उसमें, और उनके उत्सव, उनकी रस्में, सुबह से शाम तक फैली उनकी दिनचर्या, सब कुछ एक साजिश है पूरी मानवता के खिलाफ। हम सोच भी नहीं सकते कि क्या से क्या हो जाए अगर सारी दुनिया इन्हीं की राह पर चल पड़े। तब धर्म और कविता का क्या होगा? क्या याद रहेगा, क्या छूट जाएगा? भला कौन अपनी मर्यादाओं में रहना चाहेगा? सच्चा प्यार, मैं पूछती हूँ, क्या ये सचमुच इतना ज़रूरी है? व्यावहारिकता और समझदारी तो इसी में है कि ऐसे सवालों पर चुप्पी लगा ली जाए जैसे ऊंचे तबकों के पाप कर्मों पर खामोश रह जाते हैं हम। प्यार के बिना भी स्वस्थ बच्चे पैदा हो सकते हैं, और फिर ये है भी इतना दुर्लभ कि इसके भरोसे बैठे रहे तो ये दुनिया लाखों वर्षों में भी आबाद ना हो सके। जिन्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, उन्हें कहने दो कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं। इस विश्वास के सहारे कितना आसान हो जाएगा उनका जीना और मरना। हाँ। मैं कभी इस लायक ना हो पाऊँ शायद कि कोई कविता लिखूं। कहानियाँ मैं लिखता हूँ, कभी पब्लिश नहीं की हैं, और सब कहानियाँ एक ही आदमी की कहानी होती है। मतलब वो एक आदमी सब कहानियों में कहीं ना कहीं से मौजूद रहता है। पर मैं जब ये कविताएं पढ़ता हूँ ना तो मैं बड़े कृतज्ञता बोध से भर जाता हूँ कि किसी ने लिख दिया। कुछ साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी। नाइजीरियन ऑथर है, शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉवेल्स लिखती हैं, चिमामांडा ngozi adichie नाम है उनका। उन्होंने किताब लिखी है कॉल्ड वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट्स। ये किताब मुझे मेरे एक मित्र ने दी और ये कहकर दी कि इसे पढ़कर पास करना, अपने पास मत रख लेना, ये किताब घूमती रहनी चाहिए। तो वो किताब मैंने पढ़ी और मैंने किसी को जिसे मुझे लगा पढ़नी चाहिए पास की, ये कहकर कि इसे आगे बढ़ाना। तो मैंने इसकी और कुछ कॉपीज़ ख़रीदी और फिर उनको भी चलाना शुरू कर दिया, तो वो भी शायद कहीं कहीं घूम रही हैं। फेमिनिज़म को देखने का एक बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही क्या कहूँ, इफ़ेक्टिव तरीका उन्होंने बताया है। तो वो उसमें एक बात कहती हैं, मुझे ये बात मेरे साथ हमेशा रहेगी। वो कहती हैं कि सालों से जिस छात्र से सिर्फ बेटा तू पास हो जा की अपेक्षा रखी गई हो, उससे आप अचानक डिस्टिंक्शन की अपेक्षा नहीं रख सकते। आप ऐसे इंसान को जिससे आपने केवल ये उम्मीद की है कि तू जानवर की तरह बिहेव मत करना, अचानक आप उससे ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि अब तुम मेरे मन की बात भी समझो और मेरा हाथ भी बटाओ और बिल्कुल मेरे साथ आकर खड़े हो जाओ।
मुझे ये पढ़कर एक वाक़या याद आया। मेरी एक दोस्त है, अनफॉर्चुनेटली वो एक अपनी शादी में एक बुरे दौर से गुज़र रही थी। पति के साथ उनकी बन नहीं रही थी और पति के माँ बाप के साथ वो बात, अपने सास ससुर के साथ वो ये बात कर रही थी कि नहीं हो पा रहा है हमसे, हमें अलग होना है। तो इस पर सबसे पहला सवाल जो उसकी सास ने उससे पूछा, क्या होगा, क्या लगता है आपको, क्या पूछा होगा? सबसे पहली बात जो उसकी सास ने उससे पूछी वो ये थी, मारता तो नहीं है ना? ये सुनकर मेरी दोस्त चौंक गई। उसे लगा क्या यही रिक्वायरमेंट है सिर्फ शादी की, कि बस मारता नहीं है, जानवर नहीं है तो निभा लो। तो चिमामांडा यही कहती है कि हमने कभी इसके आगे एक्सपेक्ट ही नहीं किया है सदियों से। तो हम सब शिकार है इस प्रॉब्लम के, औरतें भी और पुरुष भी। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको कैसे देखा जाए, इसके बारे में वो लिखती है। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। अगर आपको मिले कहीं तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट्स बाय चिमामांडा। यस, आमिर खान आपके को एक्टर रहे हैं तारे ज़मीं पर में। उनका जो शो आता था सत्यमेव जयते, उसमें एक शो था, कमला भसीन जी बहुत मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, जेंडर इश्यूज़ पे उन्होंने बहुत काम किया है। तो वो ये बात कहती थी कि ये जो मैस्कुलिनिटी है या पैट्रियार्की है, इसका जवाब मैट्रियार्की नहीं है ना, इक्वालिटी है इसका जवाब, है ना, इसका अपोजिट जो है। तो आपने कहा तो मुझे ये बात याद आ गई। आप तो वो नाटक भी करती हैं ना, वजाइना मोनोलॉग? जी बिल्कुल बिल्कुल। ईव एंसलर जो अब अपने आप को वी बुलाती हैं, इन्होंने ये नाटक कई साल पहले लिखा था। बहुत सारी औरतों से बात करने के बाद, कम से कम 200-300 औरतों के इंटरव्यूज़ करने के बाद उन्होंने उनकी कहानियाँ लिखी। ये वो सारे मोनोलॉग्स हैं जो बहुत अलग अलग औरतों ने अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में ईव के साथ शेयर किए हैं, और उनको हम पढ़कर प्रेजेंट करते हैं नाटक की तरह, जिसका एक गुजराती अडेप्टेशन भी मैं करती हूँ, वजाइना मोनोलॉग्स गुजराती में। बहुत कमाल की कहानियाँ हैं, बहुत अद्भुत लिखे गए हैं वो सारे मोनोलॉग्स, वो सारे एक्सपीरियंसेस। इनके बारे में मतलब उस नाम को सुनकर बहुत सारे लोग नाटक देखने जाए या ना जाए सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं तो अगली बार 4-6 लोगों को साथ ले आते हैं। ये हमारा अनुभव रहा है अभी तक का। 23 साल से ये नाटक चल रहा है और अभी भी इसके हाउसफुल शोज़ होते हैं, और कई कंट्रीज़ में इसके शोज़ होते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है, इसका टेक्स्ट भी अवेलेबल है। खोज के पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। इसी से मुझे एक कविता याद आई, मराठी में है। मल्लिका अमर शेख नाम की कवयित्री हैं, कंटेम्प्रेरी पोइट्रेस है, बहुत अच्छा लिखती हैं उनकी कविताएं। क्योंकि हम फेमिनिज्म और औरतों की बात कर रहे हैं जी, ये उसके बारे में। रात्री नवऱ्याच्या मिठीत असतानाच माझं एकाएकी मांजरीत रूपांतर झालं. रात्री नवऱ्याच्या मिठीत असतानाच माझं एकाएकी मांजरीत रूपांतर झालं. कुठूनही कुठेही फेकलं तरी अज्जात पायावर उभं राहणाऱ्या आणि पोत्यातून गाडीतून कितीही दूर सोडून आलं तरी अचूक नेमकेपणानं परत घरी येणाऱ्या. मी नवऱ्याचे कान गाल चाटले, पंजा पालथा घालून ओला केला, नंतर सगळं अंग चाटून स्वच्छ केलं घराप्रमाणे. आताशा तो मला पोत्यात भरून जंगलात सोडून येत नाही. आताशा तो मला पोत्यात भरून जंगलात सोडून येत नाही. कंटाळलाय. कदाचित मीच त्याच्या आधी घरी येईन अशी त्याला भीती वाटत असेल. कुछ समझ में नहीं आया होगा. हाँ, थोड़ा इसका अगर आप. जी बिल्कुल. कहती हैं कि रात में जब मैं मेरे पति के बाहों में पड़ी थी तब अचानक मैं एक बिल्ली में तब्दील हो गई. जैसे ही मैं एक बिल्ली बन गई, मुझे लगा कि मैं वैसी बिल्ली हूँ जिसे कहीं से कहीं फेंक दो वो हमेशा अपने पैरों पर ही लैंड करती है. किसी कपड़े में भर कर गाड़ी से ले जाकर कितनी भी दूर छोड़ दो वो बिल्कुल ठीक अपना रास्ता घर तक ढूंढ लेती है.
जब मैंने अपने आप को एक बिल्ली पाया तो मैंने मेरे पति के कान गाल चाटे जैसे बिल्लियाँ चाटती हैं, फिर उसे बिल्कुल साफ़ किया जैसे मैं अपना घर रखती हूँ, बिल्कुल साफ़। आजकल मेरा पति मुझे दूर छोड़कर नहीं आता जंगल में, शायद बोर हो गया है। कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगता कि उसके पहले मैं ही घर पहुँच जाऊँगी। हम लोग देखिए फेमिनिज़्म की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो मिलता है अनुदित किताबों को, मुश्ताक बानू मुश्ताक है ना, और दीपा भिश्ती ने ट्रांसलेशन किया है कन्नड़ा से, और बानू मुश्ताक लिखा है। हार्ट लैम्प के नाम से कहानियों का संग्रह है। ऐसी झकझोर देने वाली कहानियाँ हैं, और मुझे लगता है कि पुरुषों को ख़ास तौर पे ये वाला साहित्य इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि कई चीज़ें जो हमें लगती नहीं कि प्रॉब्लमेटिक हैं, पर जब हम इस तरह की फिल्में नाटक देखते हैं तो वो नए सिरे से हमको ऐसे झकझोरती हैं, जगाती भी हैं। और जो हमारा घर है, सबसे ज़्यादा हम सब स्त्रियों से संवाद वहीं होता है, बेटी से, पत्नी से, माँ से, दोस्तों से। तो फिर आपको वो सब चीज़ें दिखने लगती हैं कि वाइल ग्रोइंग अप ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, स्कूल में ऐसा था, कलीग के साथ ऐसा है। सो वेरी इम्पॉर्टेंट। एक इससे इतर मैं हट रहा हूँ इस विषय से। मैं सेल्फ हेल्प जो बुक्स हैं या जो मोटिवेशनल बुक्स हैं उनका बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, कि कितना मोटिवेट करना है मतलब आदमी को। पर एक किताब है, मिच एल्बम की वो बुक है, ट्यूसडेज विद मॉरी जी, वो मुझे बहुत पसंद है वो किताब, और अभी भी वो मैं किताब कहीं से भी पढ़ सकता हूँ। तो उसका एक पन्ना है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये एक प्रोफेसर हैं जो डेथ बेड पे हैं, और उनके एक बड़े काबिल स्टूडेंट की जो एक बड़े स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं, उनके बीच का संवाद है। हर मंगलवार को वो मिलते हैं। प्रोफेसर का नाम मौरी था। ये 1997 के लगभग ये किताब आई थी, बेस्ट सेलर बुक है। सो प्रोफेसर बात कर रहे हैं, हैव आई टोल्ड यू अबाउट द टेंशन ऑफ अपोजिट? क्या मैंने तुमसे विरुद्धों के बीच के तनाव की बात की है? वो कहते हैं। तो ये आश्चर्य में पूछता है, विरोधाभासी तनाव? लाइफ इज अ सीरीज ऑफ पुल्स बैक एंड फोर्थ। जिंदगी जो है तो हिचकोले लेती है, कभी पीछे खींचती है, कभी आगे धकेलती है। तुम कुछ और करना चाहते हो, पर तुम कुछ और करते हुए पाए जाते हो। कुछ चीज़ें तुम्हें तकलीफ देती हैं, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि इनसे दुख नहीं मिलना है। कुछ चीज़ें तुम तय मान लेते हो कि ये तो होंगी ही, टेक इन फॉर ग्रांटेड, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ भी तयशुदा नहीं है। मतलब अपने आशीर्वादों को गिनते रहो। अ टेंशन ऑफ opposites like a pull on a rubber band, and most of us live somewhere in the middle. कहीं बीच में जीवन है। Sounds like a wrestling match. गोया कोई कुश्ती का मुकाबला चल रहा हो, मैं कहता हूँ। वो हंसते हुए कहते हैं, हाँ, अखाड़े के दाव पेच। इस तरह से भी जिंदगी का वर्णन किया जा सकता है। तो मैं पूछता हूँ, तो आखिर में जीतता कौन है? वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हैं। उनकी झुर्री भरी आंखों में सारा नेह उतर आता है। उनके बदमाश और कुछ गमज़दा से, कुछ दुनिया से रुसवाई झेल रहे दांतों के बीच से पोपली हंसी, और फिर एक आवाज़ आती है और वो जवाब देते हैं। सवाल पूछा गया कि जीतता कौन है ज़िंदगी की इस जंग में? तो वो कहते हैं, प्यार जीतता है। प्यार हमेशा जीतता है। लव विंस, लव ऑलवेज विंस। सच अ एश्योरिंग लाइन। बहुत कमाल की ये किताब है। अपार्ट फ्रॉम द रिटन वर्ड, शब्द और कहानियाँ और किताबों के अलावा, आई थिंक अलावा नहीं, शब्दों से ज़्यादा मुझे प्रभावित करता है, सुकून देता है, पूरी तरह से भर देता है, वो है संगीत। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। ये एक आर्ट फॉर्म है जिसके लिए उन तमाम लोगों का जिन्होंने
कहीं वेदों के चैंटिंग से इसकी शुरुआत की होगी, धीरे धीरे राग बने होंगे, किसी ने सोचा होगा कि इसको गा के देखा जाए, किसी वाद्य पर बजा के देखा जाए। उन तमाम बुज़ुर्गों के गुरु के मैं पैर पड़ना चाहती हूँ, मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने संगीत बनाया। इसके बिना क्या ही है जीवन। मुझे याद है बचपन में AR रहमान जब तमिल में म्यूज़िक बनाते थे, फिर कुछ दिनों बाद उसके हिंदी वर्जन्स रिलीज़ होते थे। मेरे पिता AR रहमान के बहुत बड़े फ़ैन थे, हैं अभी भी। वो कहीं कहीं से उनकी ओरिजिनल कैसेट्स मंगवाते थे और हम हमारे छोटे टेप रिकॉर्डर पे रहमान की कैसेट सुनते थे। तो उनका पहला एल्बम तिरड़ा तिरड़ा, रोजा, बॉम्बे, मई माधव, ये सारे एल्बम्स मैंने तमिल में सुने हैं। वाह। और मुझे अब भी प्रिल्यूड का म्यूज़िक सुनाई देता है तो सबसे पहले तमिल शब्द याद आते हैं। तो जैसे वो दिल है छोटा सा गाना है, उसका म्यूज़िक बजता है तो मुझे चिन्ह चिन्ह ऐसे ही याद आता है, क्योंकि मैंने वही सुना है। रहमान के गानों ने मुझे बचाया है, रिझाया है, सुख दिया है, दुबका लिया है, वो सब कुछ जो एक बहुत अच्छा दोस्त, एक मित्र, एक पेरेंट कभी कभी करता है, वो सब रहमान के संगीत ने मेरे साथ किया है। मैं एक ब्रोकन फैमिली से आती हूँ। मेरे माता पिता साथ नहीं रहते। वो जब अलग हो रहे थे वो समय हम सभी के लिए बहुत मुश्किल था। उन दोनों के लिए तो था ही, मेरे लिए भी था। और वो एक इतनी वियर्ड सी एज ग्रुप होती है ना कि आप इसके बारे में, जैसे अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में खुलकर बात कर पाती हूँ, क्योंकि इसमें कोई शर्म या कोई बुरी बात नहीं है। कुछ रिश्ते वर्कआउट नहीं होते, पर उस उम्र में इस बात को दोस्तों के साथ शेयर करना या बाहर कहीं कहना कुछ हद तक ऑकवर्ड लगता था। नहीं लगता था कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो ये बहुत कुछ अंदर ही अंदर रह जाता था। मुझे याद है मैं जब बहुत कुछ हो रहा होता था तो मैं दोनों कानों में हेडफोन्स घुसा लेती थी और रहमान का कोई भी गाना चला लेती थी और बस फिर सब कुछ ठीक हो जाता था। रहमान के म्यूज़िक ने मुझे कई सालों तक बचा कर रखा है। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट आई ओwe टू हिम, इट इज़ माई सैनिटी। ही इज़ जस्ट अमेजिंग। आज भी उनके जब गाने आते हैं तो मैं उनको लूप पर सुनती हूँ। रहमान का ऐसा हार्डली एक हाथ गाना होगा जो मैंने सुना नहीं है। उन्होंने बनाया हुआ सब कुछ, हर फिल्म का साउंड ट्रैक। आप मिली हैं कभी उनसे? जी नहीं। मुझे अगर मैं कभी मिल गई उनसे तो अच्छी बात होगी, लेकिन वो जो एक होता ना कि मुझे इनसे मिलना है, ऐसा मुझे उनके बारे में लगता नहीं। मैं उसके बियॉन्ड जा चुकी हूँ। मुझे लगता है मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं उनके संगीत को जानती हूँ। मुझे उस इंसान से मेरी कोई अपेक्षाएं नहीं है। वो मुझसे इस तरह बात करेंगे या वो मुझसे प्यार से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मुझे ये कोई अपेक्षा नहीं है उनसे। मैं उसके पार जा चुकी हूँ। मुझे लगता है उन्होंने जो संगीत दिया है मुझे, वो बहुत है मेरे लिए। वो बस देते रहें और मैं सुनती रहूं, बस। इस तरह से मैंने सोनू निगम के गायन के लिए महसूस किया है। हमारी पीढ़ी के अकेलेपन, एकांत, अवसाद, उम्मीद और उल्लास को सोनू निगम जी ने आवाज़ दी है। बहुत सुंदर। मेरा और मेरी पत्नी गुंजन का एक इतना फेवरेट गाना है। हमारे दोस्त हैं, लिरिसिस्ट हैं राजशेखर, उन्होंने वो गाना लिखा है, सोनू निगम जी ने गाया है। अनफॉर्चुनेटली ये गाना फिल्म में नहीं है, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स का ये गाना है, पर आप लोग प्लीज़ खोज के ज़रूर गाना सुनिए। राजशेखर की लिखाई और सोनू निगम का गाना, उसको यहाँ से शुरू होता है, वो साथी मेरे हाथों में अब तेरे हाथों की गिरह दी ऐसे कि छूटे ये कभी गाना ना। बोल के नहीं गा के सुनाया जाता है। मैं आपकी गुनगुना तरह दीजिए। है ना। चलना कहीं सपनों के गांव रे, छूटे ना फिर भी धरती से पाँव रे, आग और पानी से फिर लिख दें वो वादे सारे, साथ ही में रोए हंसें संग धूप छाँव रे। और आगे जो कहते हैं ना, वो लिखते हैं कि
हम जो बिखरे कभी तुमसे, जो हम उधड़े कहीं, बुन लेना फिर से हर धागा। हम तो अधूरे यहाँ, तुम भी मगर पूरे कहाँ, कर लें अधूरेपन को हम आधा। जो भी हमारा हो, मीठा हो या खारा हो, आओ न कर लें हम सब साझा। जब तुम गाना सुनते हो तो सबसे पहले क्या छूता है, शब्द या संगीत? चूँकि बुनावट ऐसी होती है कि पहले संगीत ही कान में आता है, पर मेरे लिए शब्द महत्वपूर्ण है। अमिताभ भट्टाचार्य, इरशाद कामिल, वरुण ग्रोवर, इनके कितने ही गाने जिनके मुझे सिंगर्स के नाम नहीं पता है, पर अब जैसे तू किसी रेल से गुजरती, मुझे पता है स्वानंद भाई ने गाया है, पर सबसे पहले मुझे क्या याद आता है, काठ के ताले हैं आँख में डाले हैं, इनमें इशारों की चाबियाँ लगा। जी। वो लाइन सबसे पहले याद आती है। अद्भुत गाया है, स्वानंद भाई का ही लिखा जो गाना है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। मुझे सबसे पहले संगीत। कई बार तो क्योंकि मैं तमिल गाने बहुत सुनती हूँ और वो भाषा में बोलती नहीं हूँ, कुछ कुछ शब्द अब सुन सुन के समझ में आते हैं और कुछ कुछ सी मैं गैदर कर लेती हूँ, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शब्द समझ में आए ना आए, संगीत काफ़ी है। शब्द मेरे लिए बहुत बाद में आते हैं। बिल्कुल कोई लाइन छू ही जाए मन को तो याद रहती है, लेकिन कई बार तो याद भी नहीं रहते, बस मेलोडीज़ याद रहती हैं। मेलोडीज़ नहीं याद रहती, सिर्फ प्रिल्यूड्स, इंटरलूड्स, बीच का म्यूज़िक, सब पूरा ऑर्केस्ट्रेशन याद होता है, कहाँ क्या छोटा छोटा बज रहा है सब याद होता है, सब दिमाग में बजता है। तो We come from different schools. एब्सोल्युटली। जैसे मुझे रंग दे बसंती का एल्बम बहुत पसंद है, मैं कभी भी सुन सकता हूँ लूप पे। रहमान का बॉम्बे का एल्बम बहुत पसंद है मुझे लुटेरा बहुत पसंद है, पूरा एल्बम। अमिताभ ने क्या लिखा मुझे याद है लुटेरा फिल्म आई थी 2013 में, और ये मुझे इसलिए याद है कि मेरा बेटा कबीर 2013 के जुलाई में पैदा हुआ और मेरी डेट कुछ और थी। मैं बहुत पहले हॉस्पिटल चली गई, लेबर बहुत पहले शुरू हो गया, तो मैं थोड़ी सी अनप्रिपेयर्ड थी और एक दिन अचानक ऐसे हुआ कि मैं हॉस्पिटल गई और फिर कबीर पैदा हो गया और मैंने एक छोटी सी बैग पैक कर रखी थी, उसमें मेरी सारी चीज़ें नहीं थी। तो जब एक 1.5 दिन बाद जब मैं उठकर बैठने लगी और सर्जरी के बाद मैं ठीक थी, तो मैंने मेरे पति से कहा कि मेरे लिए मेरे हेडफोन्स ले आओ, मुझे गाने सुनने हैं। तो वो हेडफोन्स ले आया और लुटेरा का एल्बम बस आया ही था। तो मैंने उससे उन रातों में, जब मैं एक बहुत नए दौर से गुज़र रही थी, नई नई माँ बनी थी और समझ रही थी कि इसको कैसे करना है, मैं लुटेरा के गाने सुनती थी और लूप पर सुनती थी, और वो एल्बम मेरे लिए बहुत ख़ास है। मन मर्जियाँ, मोन्टारे, सारे ही गाने सुंदर हैं इसके। संगीत पर तो बहुत सारी बातें हो सकती है। अभी भी कोई ऐसा दिन होता है जब मैं सुबह के उजास के बजाय किसी भी वजह से, कोई दिन आप सुबह सो के उठते हो ना, खिन्न सा होता है, नींद ठीक नहीं हुई, उठते ही कुछ देख लिया, और मेरा ये नॉट सो सीक्रेट फार्मूला है कि पंडित भीमसेन जोशी को लगा दो। तो वो जब भैरवी में उन्होंने गाया है, जो भजे हरि को सदा, और जब वो ऐसे पूरा अलाव छोड़ दुनिया के मज़े सब बैठ कर एकांत में, तो लगता है धप तेरे की सारा ऐसी तैसी कराए सब जाए हैं, जब तक चाम है चाम में सांस है मौत से जिएंगे। कुमार जी बहुत हौसला देते हैं, कबीर की वाणी बहुत हौसला देती है जी। वो भी हमारा एक घर है। मुझे मराठी में बहुत सारे सुंदर, श्रीनिवास खड़े हैं, हृदयनाथ मंगेशकर हैं, आज अब जो संगीत दे रहे हैं उनमें अजय अतुल है, कौशल इनामदार है, इतने सुंदर म्यूजिशियंस हैं। अजय अतुल के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उन्होंने बहुत सारे हिंदी गानों को भी संगीत दिया है। तो अजय अतुल की प्लेलिस्ट चलाकर मैं लगभग पूरा दिन गुजार सकती हूँ, मैं सारे काम कर सकती हूँ उनके गानों पर। एक गाना है मराठी का जो मुझे बहुत पसंद आता है, मराठी अभिमान गीत बुलाते हैं उसको, मराठी भाषा के बारे में ये गाना है। सुरेश भट्ट मराठी के काफ़ी जाने माने और प्रिय कवि है, संगीतकार है, गीतकार हैं, इन्होंने ये गाना लिखा है और कौशल इनामदार ने इसे संगीत दिया है। कुछ 300 साढ़े 300 गायकों ने इसे गाया है, मेन्स और कोरस
को पकड़ के। मराठी के लगभग सारे दिग्गज नामों ने इसमें अपनी आवाज़ दी है और बहुत ही सुंदर गाना है। अगर आपको कभी मौका मिले तो प्लीज़ मराठी अभिमान गीत ज़रूर सुनिएगा। ना सिर्फ मेरी भाषा का अभिमान, पर ये गाना भी बहुत सुंदर है, उसकी मेलोडी बहुत अच्छी बनाई है। नाट्य संगीत जो बहुत विशेष बात है मराठी भाषा की, नाट्य संगीत भी बहुत प्रिय है। मेरे घर में सब गाते हैं, मेरे भाई बहन, मम्मी के साइड के सारे रिलेटिव्स, तो उनकी वजह से बहुत अच्छा संगीत मैं सुन पाई हूँ, खासकर मराठी में। किशोरी आमोणकर, प्रभात रे, वीणा सहस्रबुद्धे, इतनी अमेजिंग सिंगर्स हैं। शोभा गुरटू जी। शोभा जी को मतलब मेरी जो शोक गीतों की प्लेलिस्ट होगी, वेदना की प्लेलिस्ट होगी, वो शोभा जी की आवाज़ में होती है। जब वो याद पिया कि आए या हमरी अटरिया पे आ जा रे सवरिया, उफ वो बहुत अद्भुत है। और प्रेम का जो विलंबित गीत होगा ना, वो शुजात साहब की आवाज़ में होगा। शुजात साहब की आवाज़ का कमाल ये है कि स्वयं ईश्वर भी अपनी सारी सिद्धहस्तता के साथ उनके सितार और स्वर को अलग नहीं कर सकता। दोनों इस कदर गुथे हुए हैं, आप नहीं बता सकते कि ये सितार की ध्वनि है और ये उनके गायन की ध्वनि है। जैसे वो हम गुणसूत्रों की तस्वीर देखते हैं ना, एक दूसरे में लिपटे हुए से हैं, वैसा है। मैंने उन्हें लाइव सुना है, उनसे मिली भी हूँ। जी मैं भी। महाराष्ट्र में एलोरा फेस्टिवल होता है, वहाँ वो आए थे, तब मैं उनसे मिली। और मुझे उनके बारे में सबसे अमेजिंग बात ये लगती है कि बहुत सारे लोग जो संगीत पसंद करते हैं, सुनते भी हैं, शास्त्रीय संगीत से थोड़ा दूर भागते हैं। उन्हें लगता है ये थोड़ा क्लिष्ट है, ये समझ में नहीं आता, ये हमारे लिए नहीं है, पॉपुलर फॉर्म नहीं है। शुजात साहब कुछ इस कदर शास्त्रीय संगीत को अपना बनाते हैं और आपके सामने रखते हैं कि कोई भी उसे सुन सकता है। कहानियाँ सुनाते हैं, प्यार से सुनाते हैं, इतनी अद्भुत चीज़ें बताते हैं कि आप बस उसमें सुन लेते हो सब कुछ। तो ये बहुत अद्भुत बात है। और जब वो स्टेज से दूर होते हैं ना, तो वो तमाम शास्त्रीयताओं को, गुरु गंभीर को बिल्कुल किनारे रख देते हैं। इतने सहज, इतने मजाकिया, खान पान के सबके शौकीन कि आप शुरू में बिल्कुल वैसे आते हो ना कि आप पाँव छू लिए गुरुजी, वो बिल्कुल आपको कंफर्टेबल कर देंगे। वो चार ऐसे जोक मारेंगे। उन्होंने एक होटल की लॉबी में हमें और हमारी पत्नी को, गुंजन को, ऐसा जोक सुनाया कि हम हंसते हंसते गिर पड़े नीचे। कि वो किसी के बारे में बता रहे थे कि वो गोवा रहते हैं, तो बोले रहे और भाई साहब करके बात करते हैं तो किसी से भी, तो भाई साहब आप ना गोवा आइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मेरे बड़े अलग अलग दोस्त हैं, और एक मेरा दोस्त है, दोस्त क्या है हमारा मुंह ऐसा हो गया कि ये शुजात साहब हैं। और वो उन्होंने इतने फ्लो में बोला कि भाई साहब एक हमारा दोस्त है। दोस्त क्या है नंबर का समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें। मैं उनसे मिली तो मैंने साड़ी वाड़ी पहन रखी थी, मैं उस शो को होस्ट कर रही थी, और मैंने बाल, मेरे तब और लंबे बाल थे, और मैंने उनको खुले छोड़े थे, और मैं टेबल से कुछ मेरा चाय का कप रखने के लिए यूँ झुकी, तो मेरे बाल थोड़े आगे आ गए, तो मैंने उनको आराम से पीछे किया। तो तब तक हमारी थोड़ी बात हो चुकी थी। तो अपने गंजे सिर पर हाथ फेर के कहते हैं, ये मेरे सामने मत किया कीजिए, आप देखिए ये नाइंसाफ़ी है। ये जो आप बालों को यूँ करें, मुझे पता है क्यों कर रही हैं आप दिखाना चाहते हैं कि कितने अच्छे और कितने बाल हैं आपके सिर पर, जानते हैं, हम सब देख सकते हैं। और वहाँ बैठे सब हंसने लगे। और फिर उन्होंने अपने सिर पर हाथ फेरा, कहते हैं कुछ लोग इस मामले में थोड़े से अनलकी होते हैं, क्या कहा जाए। और फिर वोट कर चले गए। अच्छा, ये महान लोगों का सहज होना, ये बड़ी तसल्ली देता है। जैसे एक्टर हैं, हम उनको दादा बोलते हैं, आदिल हुसैन। वो इतने प्यारे इंसान है ना कि उनके पाँव भी छू लो, उनको गले भी लगा लो, उनका माथा भी चूम लो। शुजात साहब, गीतांजलि कुलकर्णी, मैं बहुत ज़्यादा उनसे नहीं मिला हूँ, राम जाने क्यों मैं बहुत सहज महसूस करता हूँ। आज ही मेरी फ़ोन पे उनसे लंबी बात हुई। क्या कमाल की एक्टर हैं। और मैंने उनसे कहा कि आप अपना स्टिमुलेशन, अपना चैलेंज कहाँ पाते? बड़ी सहजता, देखो ना अभी भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, अभी ये किया।
इतना बड़ा एक्टर आपसे कह रहा है कि वो अभी भी एक्टिंग नहीं कर पा रही थी, आपको लगता है तेरे को किस बात का गुरूर है भाई? इतने बड़े बड़े उस्ताद लोग अभी भी इतने सहजता से जी रहे हैं। ऐसा लगता है मुझे नाना पाटेकर के बारे में। मैं उनसे पहली बार वैक्सीन वॉर के सेट पर ठीक से मिली। उसके पहले मैं मिल चुकी थी कई बार, पर काम हमने साथ में पहली बार वैक्सीन वॉर में किया। पहले ही दिन हमारा जो पहला ही सीन था उसमें मैंने शायद लाइनें ठीक बोल दी होंगी या मैंने कुछ ऐसा कर दिया होगा जो उन्हें शायद अच्छी लग गई। मैं पर उनका ऐसा है कि अगर आप उन्हें अच्छे लग गए ना तो फिर वो आपके दोस्त हो जाते हैं। तो ऐसे हमारी दोस्ती हो गई। नाना जी से एक तो बहुत आदर है उनका, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सब उनको, तो थोड़ा सा एक लिहाज रख के ही सब सीनियर एक्टर से बात करते हैं। तो सेट पर उनकी अलग चाय बनकर आती थी। अपने खेत से हरी जो चाय होती है, पत्ती, हरी पत्ती चाय की, वो तोड़कर वो पैकेट में ले आते थे। तो उसकी और अदरक की बहुत खुशबूदार और सुंदर चाय उनके लिए आती थी। उसकी खुशबू से ही, मतलब एक तो मैं लखनऊ में थी तो मुझे वहाँ पे वो लेमन ग्रास वाली चाय मिल नहीं रही थी, तो मैं थोड़ी मायूस थी। तो उनकी चाय एक दफ़ा आई और मैंने उनसे पूछा इसमें लेमन ग्रास है? तो उन्होंने कहा हाँ मैं खेत से लाया हूँ। और नोबडी डेयर आस्क हिम कि मैं थोड़ी सी चाय आपके थर्मस में से निकाल कर पी लूँ, पर उन्होंने मुझसे धीमे से पूछा पीनी है? तो मैंने कहा हाँ चलेगा। उसके बाद से पूरा समय जितने दिन हमने शूट किया मेरे लिए अलग ग्लास में चाय आती थी, उनकी वाली, और दिन में 3 या 4 बार जब वो चाय पीते थे तो मुझे भी पिलाते थे प्यार से। मैं उनके फार्म पर गई थी, इतने प्यार से उन्होंने मुझे खाना खिलाया। मेरे बेटे को हाथ से खाना खिला दिया। कबीर भी ऐसे चौंक गया था कि इतने बड़े लड़के को कोई खाना खिला रहा है। फिर हम चल रहे थे फार्म में तो कबीर देख कर कह रहा था आपके पास काउस भी है, आपके पास डॉग्स भी हैं और आपके पास ये भी है, ये कुछ कुछ ऐसे कह रहा था। अचानक वो मुड़े, उन्होंने कहा आपके पास नहीं, हमारे पास, ये तुम्हारा भी घर है। तो मुझे लगा क्या मतलब क्यों, किसी को ज़रूरत क्यों होती है इतना अपनापन दिखाने की? बस वो अच्छे इंसान है इसीलिए, बाकी क्या ही ट्रांजैक्शनल है इसमें। जो ललन टॉप पे गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में नाना पाटेकर जी आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इनकी एक दोस्त की वजह से, वो यही गिरिजा जी हैं, इन्हीं की पैरवी हम लोगों ने लगवाई थी और तब नाना आए थे। वो बड़ा यादगार एपिसोड था जी बिल्कुल, बहुत उसका content। बहुत ही। और वो ऐसे है बड़े बुज़ुर्गों में आते हैं जो सिर्फ मीठा मीठा अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा नहीं कहते, वो बिल्कुल हक से प्यार करते हैं। वो आपको 4 चीज़ें सुना भी देंगे, आपको टोक भी देंगे, आपको वो जब फ़ोन करके पूछते हैं कैसी हो तो उसमें थोड़ा सा किसी बुज़ुर्ग का अंकुश भी होता है कि मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है ना, ये सुर नहीं होता। ठीक कैसे नहीं चल रहा है, ये सुर होता है कि तुम अपने आप किस्म की दबंगई है उनकी मोहब्बत। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना अपनापन है, इतने प्यार से, इतने स्नेह से पूछताछ करते हैं, मेरा हर काम देखने आते हैं। और इन सब की वजह से चूँकि कला अंततः एक व्यक्ति के ज़रिए हम लोग जैसे शुभा मुद्गल जी से मिले, इतनी प्यारी हैं वो और गाती तो कितना अद्भुत हैं। तो उसकी वजह से कलाओं में, और कला जिन महान मानवीय मूल्यों की बात कर रही है, करुणा की, प्रेम की, उनमें आस्था बढ़ जाती है। हम लोग किताबों से दूसरे कला फॉर्म्स पर आ गए, पर मेरे लिए सबसे बड़े कलाकार हैं कृष्ण। ज़्यादातर लोग उनको भगवान की तरह बरतते हैं जी। मैं कृष्ण को उस्ताद की तरह बरतता हूँ। गुरु आदमी हैं, कमाल के हैं, और मुश्किल दिनों में सबसे ज़्यादा कृष्ण प्रसंग पढ़ना सहारा देता है मुझे। सखा भाव महसूस होता है। थोड़ी देर पहले मैं धर्मवीर भारती की किताब का जिक्र कर रहा था। कृष्ण के जीवन के 2 बड़े दुख, कृष्ण मतलब उल्लास, कृष्ण मतलब माखन खा रहे हैं, रास रचा रहे हैं, सखाओं के साथ खेल रहे हैं, कालिया के ऊपर नाच रहे हैं, कंस का वध कर रहे हैं, हस्तिनापुर में न्याय सुनिश्चित कर रहे हैं, द्रौपदी को बचाने दौड़ रहे हैं, बंधु बांधवों समेत नए नगर बसा रहे हैं। कितना कुछ है। कृष्ण की जय की गाथा लिखी जाए, पर आदमी गाथाओं के पार है। कृष्ण के 2 सबसे बड़े दुख क्या हैं कि
उन्होंने तो न्याय की लड़ाई लड़ी, पर उन पर इल्ज़ाम धरा गया कि तुम्हारे होते हुए युद्ध हुआ। तो अंधा युग नाम से धर्मवीर भारती ने एक नाटक लिखा और युद्ध की विभीषिका और कृष्ण पर जो दोष मढ़ा गया, और कृष्ण मतलब प्रेम है, पर कृष्ण के अपने प्रेम का क्या। तो कनुप्रिया जो लिखा, मुझे वो किताब इतनी ज़्यादा पसंद है। मैं आपको एक उसका एक टुकड़ा पढ़ के सुनाता हूँ देवी जी। कनु मतलब कृष्ण और कनु की प्रिया मतलब राधा। तो ये कनुप्रिया है, राधा कृष्ण से कह रही हैं, तुम मेरे हो कौन कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाए। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, ये कनु तेरा कौन है, बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है री, बोलती क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, ये कान्हा आखिर तेरा है कौन। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई, तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु। अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कटीले झाड़ों में चढ़ चढ़ कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़ कर मेरे आंचल में डाल दिए, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटका कर वेणी झुलाते हुए कहा है, कनु ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। अक्सर जब तुमने दावाग्नि में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों, लहराती हुई लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय, असहाय, बावली सी भटकती हुई मुझे साहस पूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल की थाली सा सहेज कर उठा लिया और लपटें चीर कर बाहर ले आए, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर में कहा, कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, सहोदर है। अक्सर जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया और मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूँ और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया, तो मैंने डूब कर कहा, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखियों के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा, तब मैंने खींचकर आंखों में आंसू भरकर शपथें खा खा कर सखी से कहा, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरा कोई नहीं है। पर दूसरे ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए और बिजली तड़पने लगी और घनी वर्षा होने लगी और सारे वनपथ धुंधला कर छिप गए, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया, तुम्हें सहारा देकर अपनी बाहों में घेर कर गाँव की सीमा तक ले आई। और सच सच बताऊं तुझे कनु सांवरे कि उस समय मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं कितनी छोटी हूं और तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते हो। और मुझे केवल यही लगा कि तुम छोटे से शिशु हो, असहाय, वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में दुबके हुए। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छांव में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उस छौने का ठंडा माथा दुबकाकर अपने आंचल में उसके घने घुंघराले बाल पोंछ दिए, तो मेरे उस सहज उद्गार पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्काने लगीं, मैं आज तक नहीं जान पाई। कनुप्रिया कविताएं हैं, लेकिन वो एक कहानी भी है, पूरी तरह राधा के पर्सपेक्टिव से। तो कनुप्रिया जब शुरू होती है तो कविताएं कृष्ण की मिलने की आस की है, फिर धीरे धीरे वो कविताएं मिलन के बारे में होती है, फिर उनकी संबंध के आगे के पड़ाव उसमें आप देखते हो, और फिर कृष्ण जब राधा को छोड़कर चले जाते हैं उसके बाद का विरह भी है, और फिर इस बात का ज्ञान भी है कि ये सारा खेल चलता रहेगा, और फिर राधा उसके पार भी चली जाती है। तो मुझे इसकी एक लाइन है जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, इसकी एक कविता है जो उत्तरार्ध में आती है कनुप्रिया के, कान्हा जा चुका है, मंत्र पढ़े बाण से तुम तो छूट गए कनु, शेष रही मैं कांपती प्रत्यंचा से। कितना सुंदर ख्याल है ये। कनुप्रिया मेरा भी बहुत ही फेवरेट। धर्मवीर भारती का लिखा हुआ खोज कर पढ़िए, उनकी सब किताबें, और उन्हीं का ये अंधा युग, क्योंकि अब युद्ध की विभीषिका पे बात हो रही है। मैं बहुत संकोच के साथ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि
थिएटर के कई दिग्गजों ने इसे पढ़ा है। खुद हमारे मंच पर राम गोपाल बजाज जी ने ये वाला हिस्सा पढ़ा है, पर फिर भी ये कृष्ण ध्वनि है। माता प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं वहन करूँगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाई हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा। मैं ही युग युगांतर तक जीवन हूँ मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। और फिर गांधारी कहती हैं, ये क्या किया तुमने? फूट फूट कर रोने लगती हैं। रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते शाप ये मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्र ही ना थी। तो कई बार जब दुनिया माथे पर कोई लांछन बढ़ने की कोशिश करती है ना, तो मैं कृष्ण से हौसला पाता हूँ। इसीलिए ये देखिए रखी भी हुई है महाभारत। हाँ, ये मुझे बहुत बहुत हिम्मत देती है। अभी मैं कुछ दफ्तर में टीममेट से कह रहा था कि कमर कस लो, अनुशासन पर्व शुरू हो रहा है। कितनी वेल राउंडेड होलसम, किसे क्या कहा जाए, ग्रंथ, किताब, कहानी। ये एपिक इतना इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या नहीं है? इसमें ड्रामा का हर प्लॉट है, इसमें हर तरह के लोग हैं, हर तरह की मानसिकता के बारे में बात हुई है। इतना परिपूर्ण है ये साहित्य के तौर पर। यहाँ पे मैं ठहर के, जो कि परिपूर्णता की बात हो रही है, मुकम्मल की बात हो रही है, इस पॉडकास्ट में हमारे दोस्त हैं, हमारे पार्टनर हैं अल्ट्राटेक, जो ये कहते हैं कि जब आप घर बनाएं, जो कि अमूमन आदमी एक बार बनाता है, समाज में आपकी पहचान बनती है, तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि वो परिपूर्ण हो, मुकम्मल हो, एक्सपर्ट्स की सलाह लें। हमने पिछले एपिसोड में विस्तार से बात की है कि हवा, रोशनी, ये सब हो, ताकि हम जिन मानवीय मूल्यों की बात कर रहे हैं वो उस घर में बसे रहें। आप बात कर रहे हैं उजाले की, और घर में रोशनी के ही सोते नहीं हैं, खिड़कियां नहीं छोड़ी गई। आप बात कर रहे हैं आंखों में आर्द्रता की, और वो आपको दीवार में सीपेज में दिख रही है क्योंकि पाइपिंग सही नहीं हुई। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। मैं हमेशा नाटक या सिनेमा या किसी भी चीज़ की स्क्रिप्ट पढ़कर ये कहती हूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जिस नींव पर ये कहानी खड़ी है, इसे आप बदल नहीं सकते। आप इसमें जैसे घर में होता है, आप फर्नीचर बदल सकते हो, आप दीवारों का रंग बदल सकते एक आध फ्लोर बढ़ा सकते हो, लेकिन नींव नहीं बदल सकते। आपने जो घर जिस चीज़ से बनाया है ना, वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो जैसे स्क्रिप्ट भी मुझे लगता है कि कहानी की तरह, किताब की तरह उसे पढ़ा जाना चाहिए। इसमें हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने बलबूते पर खड़ी ना हो पाए तो वो अच्छी फिल्म या अच्छा नाटक नहीं बन पाती। नाटक ऐसे कौन से हैं, आप तो बहुत नाटक करती हैं, जो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देते हैं? बहुत सारे हैं। मराठी में मैंने नाटक बहुत पढ़े हैं, मराठी में, हिंदी में कम, अंग्रेज़ी में। मुझे विजय तेंदुलकर के लिखे हुए नाटक बहुत अच्छे लगते हैं। सखाराम बाइंडर, गिधाड़े, पुरुष, कमला, बेबी, इतने सारे नाटक लिखे उन्होंने। घाशीराम कोतवाल, कमाल के नाटक। महेश एलकुंचवार, जिन्होंने वाड़ा चिरेबंदी, मग्न तड़या काठी और युगांत, ये एक ट्रिलॉजी लिखी है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी किताबें, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। कंटेम्प्रेरीज़ में फिर एक बार मैंने इनका जिक्र पहले भी किया था, क्षितिज पटवर्धन, जिन्होंने हमारा
डोंट स्पेशल लिखा, उसके बाद अभी उन्होंने एक भूमिका नाम का नाटक लिखा है, बहुत कमाल का लिखते हैं। प्राजक्त देशमुख बहुत प्राजक्त अच्छा लिख रहे हैं। देशमुख बहुत कमाल का लिखते हैं, फिल्में भी लिखते हैं। खोज के देखिए, पढ़िए। देव बाभड़ी उन्होंने लिखा है, गोदावरी उन्होंने लिखी है, अभी वो करुणाष्टक लिखा है। आज गीतुदास से बात हुई ना गीतांजलि कुलकर्णी से, वो करुणाष्टक उसमें कर है। रहे हैं। जी जी, बहुत कमाल का काम हो रहा है थिएटर पे, हमेशा से होता आया है। और कई बार हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि ऑडियंस थिएटर हाल ही में तो बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है थिएटर का, बहुत प्यार से लोग देखने आते हैं। फिल्में नहीं चलती थिएटर्स में, लेकिन नाटक के थिएटर्स फुल होते हैं। मराठी में तो फिलहाल सारे ही नाटक अच्छे चल रहे हैं। सो विश की हिंदी पट्टी में ये थिएटर वाला कल्चर आ ही जाएगा। मुझे लगता है हम एक बहुत ही कंफ्यूजिंग दौर से गुजर रहे हैं। आप सोचिए, 1 दशक 2 दशक पहले हमें जो फिल्म या स्क्रीन पर दिखता था, उसमें से हम ये मान कर चलते थे कि कुछ अंश इसका कंप्यूटर पे बनाया गया है, या ऐसा है जो असल में शूट नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए कोई आदमी उड़कर आ रहा है तो इसको जाहिर सी बात है किसी ने बैठकर इसको बनाया होगा, ये एक्चुअली नहीं हो सकता। लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो असली होती हैं, फीलिंग्स असली होते हैं। धीरे 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 हम इस कंटेंट को इतना फैंटेसी में ले गए हैं कि हम जो देखते हैं उसमें से कितना सही है, कितना असली है और कितना नहीं है, ये अब समझ में ही नहीं आता। क्या ये सब झूठा है? ये सब AI से बनाया है? क्या ऐसा कभी हुआ ही नहीं है? ये ख्याल मन में आता है, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे इंसान से बातें हो रही है जो वास्तव में है ही नहीं। इसकी मेकिंग के वीडियोस भी तो हम देखते हैं ना, कि कोई किसी से बात कर रहा है और सामने कुछ नहीं है, और AI से एक पूरा कैरेक्टर वहाँ खड़ा हो गया है। तो धीरे 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 जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, उससे विश्वास उड़ता चला जा रहा है। तो वो क्या है जिस पे विश्वास किया जा सकता है? वो थिएटर है। मुझे आपका उसमें ठकीशी आप संवाद सामने याद आ देख गया। सकते हो, 2 लोगों को सामने देख सकते हो, अगर हाथ बढ़ाओ तो छू भी सकते हो। वो असली है, वो इस वक्त आपके सामने है। ये आश्वस्ति देने वाला दूसरा कोई फॉर्म बचा नहीं है। तो मुझे लगता है कि लोग थिएटर से दूर नहीं जाएंगे, लौट कर उसके पास आएंगे। मैं एक बड़ी सांस्कृतिक परिघटना के तौर पे ये कह रहा था कि जिस तरह से बंगाल में, तमिल में या मराठी में एक सांस्कृतिक चेतना आई, एक रेनेसां आया, समाज सुधार के बड़े आंदोलन, जातीयता, और यहाँ पे जातीयता से अर्थ सब नेशनैलिटी से है, कास्ट से नहीं, उसको लेके एक आया। जैसे जब आप गणपति करते हैं या बंगाल में दुर्गा पूजा करते हैं ना, उत्तर भारत में उस तरह की एक प्रगतिशील सांस्कृतिक सामाजिक चेतना नहीं कि कोई बड़ा आंदोलन चला हो जिसमें लोग अपने आग्रहों से मुक्त होकर जुड़े हों, और थिएटर और कलाएं इसमें बड़ा रोल निभाती हैं। बिल्कुल, मैंने ये पहले भी कहा है, मुझे आज फिर ये बात याद आ रही है। पूर्वा नरेश चिरो ने चांदनी रातें लिखा था, जिसमें वो कहती हैं कि क्या ये कला और कलाकार दुनिया के युद्ध समाप्त कर सकते हैं? नहीं, उन्हें सहने की ताकत दे सकते हैं। इस बात पर मेरा विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जहाँ गाज़ा में जहाँ पे बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे, ऐसे एक क्षेत्र में एक स्कूल के म्यूज़िक टीचर है जिन्होंने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया, और सर्वेलेंस ड्रोन्स उनके आसपास हमेशा मंडराते रहते हैं। उस ड्रोन की आवाज़ से बच्चे डरने लगे थे। उन्होंने सोचा इस आवाज़ को डरावनी से बदल कर कुछ और बनाया जाए। तो जैसे गाने में तानपुरा इस्तेमाल होता है, आपकी रूट नोट को वो पकड़ के रखता है, फिर आप उस पर मेलोडी बनाते हैं, तो वैसे उन्होंने उस ड्रोन की आवाज़ को अपना तानपुरा बनाया, अपनी रूट नोट बनाया, और उस पर एक गाना कंपोज़ किया और वो सोशल मीडिया पर डाला है। इतना अद्भुत गाना है वो। पूरा गाना ड्रोन से मतलब ड्रोन उसका तानपुरे को ड्रोन ही कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेज़ी में। तो उस सर्वेलेंस ड्रोन की आवाज़ उनके तानपुरे जैसी है, और उस पर उन्होंने एक हारमोनी मेलोडी बनाई है। और ये देखिए, आपने जिक्र किया, ये इतना पॉलिटिकली और आइडेंटिटी वाइज सेंसिटिव इशू है जिसमें सब पक्षों ने अपने अपने नायक और खलनायक चुन लिए हैं। कुछ लोग अपनी चुनी हुई वजहों से इज़राइल के साथ हैं, और वो सिर्फ इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि
देखिए, शांति से छुट्टियां मनाते लोगों पर हमला हुआ, उन्हें किडनैप किया गया, आज भी होस्टेज हैं, जो कि सत्य है। और कुछ लोग उसके बाद गज़ा में जिस तरह से कार्रवाई हुई और बच्चे मर रहे हैं, भूखमरी है, वो सिर्फ उस पर हाईलाइट करें। बहुत कम लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये भी गलत है और वो भी गलत है। परिमाण मेरा सही तुम्हारा गलत, ये बहुत ही तकलीफ देह है। बहरहाल मैं अब हम चला चली की वेला है। मैं आखिरी में आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सिरहाने पानी की बोतल, किसी अपने की तस्वीर और किताबें ज़रूर रखिए। जब मौका लगे सामाजिकता के उत्सवों को मनाइए, नाटक देखने जाइए, संगीत सुनने जाइए। स्पीक मैके समेत कई संस्थाएं शास्त्रीय, उपशास्त्रीय संगीत के बहुत सारे कार्यक्रम करती हैं। खोज के अपने फोक म्यूज़िक को, अपने क्लासिकल म्यूज़िक को, और नॉन फिल्मी जो आपका कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक है उसको भी बहुत सुनिए। आपको नहीं पता है कि कहाँ एक घर आपका इंतज़ार कर रहा है, कब से इंतज़ार कर रहा है। एक रोज़ मुसाफिर आएगा और खटखटाएगा तो भीतर अपनी बसाई दुनिया, जानी चीनी दुनिया पाएगा। पता ही नहीं हमें कि किस दरवाज़े पर हमारा नाम लिखा है। जब हम गानों की गलियों में भटकते हैं, जब हम किताबों में भटकते हैं, कभी आप अम्बरतोए को पढ़ रहे हैं, कभी आप चिनुआ चीबे को पढ़ रहे हैं, कभी आप राही मासूम रज़ा को पढ़ रहे हैं, कभी आप सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं पढ़ रहे हैं, कभी आप भवानी भाई को पढ़ रहे हैं, तो फिर पढ़ते पढ़ते लगता है अरे यहाँ तो हम हैं पहले से, बस टटोलने भर की देरी है, पहचान भर की देरी है। जैसे एक मच्छिंदर मोरे मराठी के राइटर हैं, उनका नाटक है जाने मन। ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे नाटक है, मैंने एनएसडी की रिपर्टरी में देखा था। उस नाटक को देखने के बाद ट्रांस कम्युनिटी के प्रति मेरे मन के भाव हमेशा के लिए बदल गए। मैंने 18 साल पहले ये नाटक देखा था। जाते जाते गिरिजा जी तो चूँकि ये शी इज़ ब्लेस्ड और इनका रियाज भी है, तो ये गायन की बात करती हैं। कलाएं कैसे ज़िंदगी का नज़रिया देती हैं। अंग्रेज़ी के गायक हैं, कवि हैं, बैज लेमन। उनका सनस्क्रीन सॉन्ग है। मैंने वरुण ग्रोवर से कहा, चूँकि वो बहुत अच्छा अनुवाद करते हैं, उन्होंने चार्ल्स बुकोस्की की कविता का अनुवाद किया, जिसे हमारे दोस्त विनय अंबर ने एक पेंटिंग पर उकेरा हमारे जन्मदिन के तोहफे पर। वो हमेशा मेरे जिस कमरे से मैं काम करता हूँ ललन टॉप में, वहाँ हमेशा टंगा रहता है। वो आप तस्वीर लगा दीजिएगा दीपक जी। पर ये बेज लेमन की जो कविता है ना, जो शुरू होती है लेडीज़ एंड जेंटलमैन ऑफ द क्लास ऑफ 97, और फिर उनकी कुछ हिदायतें हैं, वो इतना अद्भुत है। मैं बस वो पढ़ देता हूँ। अंग्रेज़ी में मैं कोशिश कर रहा हूँ टूटा फूटा अनुवाद, जब तक कि कमबख्त वरुण ग्रोवर इसका एक सुंदर अनुवाद नहीं कर देते, जैसे बुकोस्की की कविता का किया सो यू वांट टू बी अ राइटर का। ये यहाँ से शुरू हो, मतलब एक पैरा मैं छोड़ के कर रहा हूँ। एंजॉय द पावर ऑफ ब्यूटी, एंजॉय द पावर एंड ब्यूटी ऑफ योर यूथ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ बात। जब तक ताकत है और जवानी है, उसकी खूबसूरती पर निसार रहो या फिर बेफिक्र रहो। तुम नहीं समझोगे कि ताकत और जवानी क्या है तब तक जब तक कि वो बीत नहीं जाएंगी, खत्म नहीं हो जाएंगी। पर यकीन मानो, 20 साल के जब तुम होगे और पलट कर अपनी तस्वीरें देखोगे और एक ख़ास ढंग से तुम याद करोगे, तो तुम्हें अंदाज़ा भी हो पाएगा क्या कि कितनी अनंत संभावनाएं थीं जो तुम्हारे सामने फैली थी। तुम कितने खूबसूरत दिखते थे। तुम उतने मोटे नहीं हो जितनी अपनी कल्पनाओं में खुद को पाते हो। भविष्य के बारे में ज़्यादा फिक्र मत करो, बल्कि चिंता मत करो, क्योंकि तुम जानते हो कि चिंता करना किसी भी समस्या को सुलझाने का उतना ही प्रभावी तरीका है जितना बीजगणित के सवाल को हल करने के लिए एक बबल गम चबाना। तुम्हारी जिंदगी की जो असली मुश्किलें हैं वो कभी भी तुम्हारे व्याकुल मन में नहीं आ पाती हैं। रोज एक ऐसी चीज करो जिससे तुम्हें डर लगता है, अपने डर से पार पाओ। गाना गाओ, दूसरों के दिल के साथ लापरवाही मत बरतो, और ऐसे लोगों के साथ भी ना रहो
जो निहायत ही लंपट किस्म के हैं दूसरों की भावनाओं के प्रति। अपने दांतों को लगातार साफ करो। अपना वक्त ईर्ष्या पर बर्बाद मत करो। कभी तुम आगे होते हो, कभी तुम पीछे रह जाते हो। ये दौड़ बहुत लंबी है और आखिरी में सिर्फ तुम खुद के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। याद रखो उन तमाम तारीफों को जो तुम्हें मिली। भूल जाओ तमाम बेइज्जतियों को। और अगर तुम ये करने में सफल हो तो मुझे बताओ कि तुमने ये कमाल कैसे किया। अपने पुराने प्रेम पत्रों को सहेज कर रखो और फेंक दो पुराने बैंक स्टेटमेंट। अपने शरीर को खींचते रहो, स्ट्रेच करते रहो। अगर तुम ये नहीं जानते हो कि अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है तो ग्लानि या अपराध बोध से खुद को मत घेर लो। सबसे दिलचस्प लोग जिन्हें मैं जानता हूं वो 22 की उम्र में नहीं जानते थे कि उन्हें अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। और कुछ बहुत दिलचस्प लोग हैं जो 40 के पड़ाव पर खड़े हैं और उन्हें अब भी नहीं पता कि ज़िंदगी के साथ करना क्या है। बहुत सारा कैल्शियम हासिल करो। अपने घुटनों के प्रति दयालु रहो। जब ये चले जाएंगे तो बड़ी याद सताएगी। हो सकता है कि तुम्हारी शादी हो सकता है कि तुम अविवाहित रहो, हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे हों, हो सकता है कि तुम बिना बच्चों के रहो, हो सकता है कि 40 की उम्र में तुम्हारा तलाक हो जाए और हो सकता है कि तुम अपनी 75वीं शादी की वर्षगांठ पर एक बेहद मजाकिया या फूहड़ या आत्मीय किस्म का डांस करो। जो भी तुम करो उसके लिए अपने को ज़रूरत से ज़्यादा बधाई मत दो या फिर अपने को ज़रूरत से ज़्यादा लताड़ो भी मत। तुम्हारी तमाम जो चॉइसेस हैं, तमाम फैसले जो तुमने किए, सब 50-50 हाफ चांसेस थे और बाकियों के केस में भी यही सही है। अपने शरीर का लुत्फ़ उठाओ, इसे हर मुमकिन तरीके से इस्तेमाल करो। खौफ में मत रहो। बाकी लोग क्या कहेंगे मत सोचो। ये सबसे शानदार औजार है जो तुम्हें मिला है, जिसकी कभी भी तुम मिल्कियत हासिल कर सकते हो। नाचो, भले ही कोई इर्द गिर्द ना हो, भले ही अपने ड्राइंग रूम में नाचो। पढ़ो दिशाओं के बारे में, भले ही उनका पालन ना कर पाओ। और ब्यूटी मैगजीन्स, उनसे दूर रहो क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कुरूप महसूस करवाएंगी। बहुत लंबी कविता है साहब। आई विश सम गुड ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स इट। अब जब तुम ये सब कह रहे थे तो मेरे दिमाग में उन सारी चीज़ों का एक मोन्टाज चल रहा था जिनके बारे में मैंने बातें नहीं की है। पेंटिंग, डांस, इतने सारे आर्ट फॉर्म्स हैं जिनमें मुझे अपना घर मिलता है, सुकून मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। मिलिंद मुरिक के वाटर कलर्स में, विजयनी सतपथी के ओडिसी परफॉर्मेंस में, रुक्मिणी विजय कुमार के भरतनाट्यम रिसाइटल में, इतने सारे सुंदर परफॉर्मर्स और उनकी परफॉर्मेंसेस। एक लाइफ टाइम काफ़ी नहीं है, 100 लाइफ टाइम्स काफ़ी नहीं है, और एक घर जैसी बातों का एपिसोड तो बिल्कुल कतई काफ़ी नहीं है। आपने देखिए पेंटिंग्स का जिक्र किया। हमारी एक दोस्त हैं, हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, आरजू खुराना। उन्होंने हमें अपनी खींची एक तस्वीर गिफ्ट की है जो मेरे घर में, जिस कमरे में बैठ के मैं ध्यान करता हूँ और काम करता हूँ, कचहरी कहते हैं हम उसके, वहाँ पे मेरी मेज़ के ठीक सामने वो तस्वीर लगी है। ज़्यादातर लोगों को भ्रम होता है कि वो पेंटिंग है क्योंकि वो कैनवस पे प्रिंटेड है फ़ोटो। जिम कॉर्बेट की फ़ोटो है, सर्दियों की सुबह की फ़ोटो है। और ये बड़ी दिलचस्प होती है सर्दियों की सुबह, क्योंकि पीले और लाल और उनके बीच के हर मुमकिन रंग क्षितिज तक पसरे होते हैं। उनका प्रतिबिंब पानी पर होता है, पर आप ठीक ठीक इसको देख पाएंगे या नहीं, ये इस पर तय होता है कि आपकी आँखें धुंध को कितना भेद पाती हैं या उसमें कितना लिप्त हो पाती हैं। और इन सब के बीच जंगल है, पहाड़ है, नदी है, और मैं उस तस्वीर को देखते हुए सहज ये कल्पना कर पाता हूँ कि उस नदी का पानी हमारी त्वचा पे कैसा तिर रहा होगा। और मैं नदी के बीचों बीच नहीं हूँ,
नदी के बीचों बीच एक बाघिन है। उसकी माँ का नाम, वो पार से आती थी, उसकी माँ का नाम था पारवाली और वो उसकी बेटी है तो उसका नाम है पारवाली जूनियर। वो नदी में है और डूबी हुई है सर के थोड़ा सा नीचे तक। मैं उस तस्वीर पर एकाग्रता बरतता हूँ तो मुझे झुरझुरी सी होने लगती, गोया मैं पानी में हूँ। वो ऐसी ट्रांस में ले जाने वाली तस्वीर है। आर्ट्स दे आर मैजिकल। They are. गायन। I think we should just end with that beautiful poem of yours. Yeah. What is this, Gayan? Aaj to, in the great presence of the spirits of all of these performers, I do not wish to. I have no idea what I should sing. एक नागराज करके संगीतकार है। हिंदी कविता स्टूडियो मनीष गुप्ता का बहुत सुंदर एक प्रयास है जिसमें तमाम नामचीन लोग आके कविताएं पढ़ते थे। तो एक बुंदेली कविता है। ईसुरी एक हमारे बहुत बड़े लोक कवि हुए हैं। तो आपने कहा ना आखिरी में क्या कहें, तो ईसुरी की कविता है जिसको उन्होंने गाया है। उसमें और भी कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं। उसके बोल हैं, चलती बेर मतलब चलते समय, चलती बेर नज़र भर हेरो, जी भर के देख लो मन भर जावे मोरो मेरो, चलती बेर नज़र भर हेरो, मिला ले गर आँखन से आँखें घूंघट तन उकेरो, ईसुरी कहात विदा की वेला होत विधाता रेरो। वाह। तो नो गायन। चलिए साहब, कुछ अनुपस्थितियाँ, कुछ रिक्तियाँ, कुछ निर्वात बहुत ज़रूरी होते हैं। हाशिए क्यों हमें पसंद होते हैं? क्योंकि वहाँ कुछ लिखने की गुंजाइश रहती है। आज हम रिक्त स्थान छोड़कर जा रहे हैं। आप हमें ज़रूर बताइए कि ये घर जैसी बातें आपको कैसी लग रही हैं। हमें चिट्ठी लिखिए, हमें संदेश करिए। हमारा पता है FC8, FC का फुल फॉर्म है फिल्म सिटी 8, ये प्लॉट नंबर है। मीडिया प्लेक्स, सेक्टर 16A, नोएडा, उत्तर प्रदेश। हमें आपकी चिट्ठियों का, आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर ये बातचीत आपकी आत्मा को, आपके हृदय को, आपके मन को छू पा रही है तो प्लीज़ इसको औरों के साथ भी साझा करिए ताकि हम आगे भी इस तरह की कोशिशें करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिजा जी, आपका भी और आपका भी, क्योंकि ये संगत का सुख है। शुक्रिया।